स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आपका सबका दोस्त विक्रम। शुरू करता हूं डकैती का जादूगर भाग 3। जैम डिमोरा के उन 8 लोगों के बीच 3 हिंदुस्तानी थे, राणे ग्रोवर, ओमी खुराना और अज्जू मोरेकर। जैम डिमोरा के खास विश्वसनीय थे ये, और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हांगकांग ड्रग्स पहुंचाने का काम करते रहे थे। बाकी 5 हांगकांग के ही थे और उन्हीं में से एक को कॉम्बिनेशन नंबर की जानकारी थी। दूसरा उस तिजोरी के हैंडल को अपने पास रखता था। जैम डिमोरा का ऐसा ही आदेश था, यानी कि जिसके पास वो कॉम्बिनेशन नंबर था वो हैंडल लगे बिना तिजोरी नहीं खोल सकता था। परसों उन सब ने मिलकर तिजोरी को फर्श में फिट किया था। आज दोपहर 1 बजे 4 लोग शोभा नारायण दास बुटीक पर तिजोरी पर नजर मारने आए थे। ओमी खुराम, रानी ग्रोवर और अज्जू मोरेकर के साथ हांगकांग का निवासी व्यक्ति था। वही कार चला रहा था। तुम लोग भीतर देख कर आओ, वो ड्राइविंग सीट पर बैठा बोला। मैं कार में ही हूं। वो तीनों बंद शटर की तरफ बढ़ गए। अज्जू मोरेकर ने शटर का ताला खोला। थोड़ा सा शटर उठाकर वो भीतर चले गए। भीतर बुटीक खाली था। फर्नीचर और काउंटर पड़े नजर आ रहे थे। एक तरफ शोकेस की शीशे की बड़ी बड़ी विंडो लगी थी। उस सारी जगह को पार करके वो पीछे बने एक कमरे में पहुंचे, जहां फर्श में तिजोरी फिट की गई थी। पास पहुंचकर उन्होंने फर्श को हाथ से चेक किया। तिजोरी को हिलाने की चेष्टा की, मतलब कि हर तरह से चेक किया कि तिजोरी फिट करने में उनसे कोई कमी तो नहीं रह गई। परंतु सब ठीक था, कहीं भी कमी नजर नहीं आई। इस दौरान रानी ग्रोवर एक तरफ खड़ा संदिग्ध अंदाज में नजरें घुमा रहा था कमरे में। सब ठीक है, अज्जू मोरेकर बोला। चलो, पर्स कौन रखने आएंगे? ठीक नहीं है अज्जू, रानी ग्रोवर ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? ओमी खुराम तुरंत रानी ग्रोवर की तरफ घूमा। अज्जू मोरेकर ने भी रानी ग्रोवर को देखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां कोई आया था, रानी ग्रोवर ने कहा। कोई आया था यहाँ? तुम ये कैसे दावा कर सकते हो? अज्जू मोरेकर की आंखें सिकुड़ी। सोच के बोलो राणे, ओमी खुराम ने भी कहा। तुम दोनों मेरी आदत को अच्छी तरह जानते हो। मैं कोई भी बात यूं ही नहीं कहता। सालों से हम इकट्ठे ही जैम डिमोरा के लिए काम कर रहे हैं, रानी ग्रोवर ने गंभीर स्वर में कहा। उस दिन जब हम यहां से गए थे तो मैं कॉम्बिनेशन नंबर की चक्री पर नजर मारकर गया था। तब 4 नंबर ऊपर की तरफ था। मुझे अच्छी तरह याद है। ऐसी चीजों की पहचान रखना मेरी आदत बन चुकी है। बिना वजह के ही मैं ऐसी बातें नोट कर लेता हूँ। लेकिन अब जब हम यहाँ आए हैं तो 4 की अपेक्षा 1 नंबर ऊपर है। हमारे जाने के बाद यहाँ कोई आया और चक्री को उसने छेड़ा है। ओमी खुराम और अज्जू मोरेकर ने एक दूसरे को देखा। तिजोरी फिट करने के बाद तो हम आज ही आए हैं, बीच में कोई नहीं आया, ओमी खुराम ने कहा। क्या पता उस दिन तुमने 4 नंबर देखकर नोट किया हो और हमारे जाने से पहले हम में से ही किसी ने चक्री को घुमा दिया हो। हमारे अलावा यहाँ कौन आ सकता है? ये जगह सब तरफ से तो बंद है, अज्जू मोरेकर बोला। मैं सब दरवाजे देख कर आता हूँ, कहकर ओमी खुराम कमरे से निकल गया। तू वहम बहुत करता है, अज्जू मोरेकर ने कहा। वहम? रानी ग्रोवर मुस्कुरा पड़ा। ये वहम नहीं, सतर्कता होती है। मेरी सतर्कता ने ही तुम लोगों को कई बार बचाया है। पर यह तो पक्का है कि हमारे जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आया। रानी ग्रोवर ने कुछ नहीं कहा। 5 मिनट बाद ओमी खुराम वापस लौटा। सब दरवाजे ठीक से बंद हैं, कोई भीतर नहीं आया, उसने कहा। ममटी का दरवाजा देखा? रानी ग्रोवर ने पूछा। वो भी देखा, सब ठीक है। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं आया, ओमी खुराम बोला। तो परसों हम तिजोरी में सामान रख देंगे। परसों सुबह ही तट पर सामान पहुंचेगा और हमें डिलीवर कर दिया जाएगा। वहां से सामान लेकर हम लोग सीधा यहाँ आएंगे। जैम डिमोरा का यही ऑर्डर है। अज्जू मोरेकर ने दोनों को देखा। यहाँ कोई काम तो नहीं? चले यहाँ से?
वो तीनों शोभा नारायण दास बुटीक से बाहर निकले, शटर बंद कर दिया। अगला दृश्य, दोपहर 3 बजे सोहनलाल और विक्की पावड़े मिले। तू तो परसों के बाद अब मिल रहा है, पावड़े ने कहा। बताया तो कि किसी काम में लगाऊं। हैंडल बना लिए? 3 बनाए हैं, पता चल जाएगा कि कोई फिट बैठता है कि नहीं, सोहनलाल बोला। अगर कोई भी फिट नहीं बैठा तो काम नहीं होगा। ये क्या बात हुई? वहां पर 15-20 अरब का माल रखा जाने वाला है, ये खजाने जैसी दौलत है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। जैसे भी हो उस तिजोरी को तूने खोलना ही खोलना है। मेरे पास जादू तो है नहीं पावड़े, सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूं। बहुत बुरा होगा अगर हम तिजोरी खोल ना सके। मैंने बहुत से सपने सजा रखे हैं। दौलत हाथ में आ जाए तब सपने सजाओ, वरना ये सपने तकलीफ देते रहते हैं। आज रात पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? यही कि हैंडल फिट बैठता है कि नहीं। तो तुम आज रात तिजोरी के पास जाने वाले हो, पहले की तरह? विक्की पावड़े कह उठा। हाँ, तुम भी मेरे साथ भीतर जाओगे। उठाने को भारी सामान होगा मेरे पास। मतलब कि तुम आज रात उन हैंडलों को लगाकर देखोगे? ये जरूरी है। अगर थोड़ी बहुत कमी हुई तो दूर कर ली जाएगी, वरना काम से पीछे हट जाएंगे। काम से पीछे हटने की बात मत कर सोनलाल, पावड़े बेचैन स्वर में कह उठा। आज 2 घंटे पहले वो बुटीक में पहुंचे थे। वो 4 थे, 3 हिंदुस्तानी और एक विदेशी। विदेशी तो कार में बैठा रहा, बाकी 3 भीतर का चक्कर लगा गए। दौलत कब रखी जानी है तिजोरी में? ज्यादा वक्त नहीं रहा, कल या परसों दौलत तिजोरी में रखी जाएगी। पक्का दिन बता, कल या परसों? विनय बरूटा ने इस बारे में नहीं बताया, शायद उसे भी खबर नहीं है। शाम को उससे मिलना है, जानने की कोशिश करूंगा। जरूर पता करना। रात को कितने बजे तिजोरी तक पहुंचने का काम करना है? रात को कितने बजे तिजोरी तक पहुंचने का काम करना है? वक्त उस रात वाला ही रहेगा, 11 और 12 के बीच। सोहनलाल ने सहमति में सिर हिला दिया। मैं 11 बजे कार पर उसी जगह अंधेरे में खड़ा मिलूंगा। आज तुम भी मेरे साथ भीतर चलोगे। अगला दृश्य, रात के 11:30 बजे। कारों के वाहनों के इंजनों की आवाजें बराबर सुनाई दे रही थी। आसमान साफ था, चंद्रमा और तारे चमक रहे थे। हवा का झोंका कभी कभार आ जाता था। सोहनलाल और विक्की पावड़े शोभा नारायण दास बुटीक की छत पर ममटी के लोहे के दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। एक बैग सोहनलाल की पीठ पर था, दूसरा बैग पावड़े ने हाथ में पकड़ रखा था। सोहनलाल ने पीठ पर लटका बैग उतारकर नीचे रखा और खोलकर भीतर हाथ डाला और टटोल कर एक लंबी चाबी निकाली और दरवाजे के की होल में डालने लगा। पावड़े ने नजर घुमाकर अंधेरे से भरी छत को देखा। तभी सोहनलाल को दरवाजे में चाबी घुमाते पाया, जिसकी मध्यम सी आवाज सुनकर उसने कहा, बहुत जल्दी खोल लिया ताला। उस रात मैं 10 मिनट में इस ताले की चाबी उस रात मैंने 10 मिनट में इस ताले की चाबी बना ली थी, क्योंकि यहां मुझे दोबारा आना था, सोहनलाल बोला। दरवाजा खुल गया। उन दोनों ने भीतर प्रवेश किया। सोहनलाल ने छोटी सी टॉर्च निकाली और उसी रोशनी में सीढ़ियां देखते नीचे उतरने लगे। पीछे पीछे विक्की पावड़े था। 5 मिनट में ही दोनों उस कमरे में थे जिसमें तो तिजोरी मौजूद थी। ये तो जबरदस्त तिजोरी लगती है, पावड़े टॉर्च की रोशनी में तिजोरी को देखता हुआ बोला। तेरे को क्या लगता है, आज उन लोगों ने यहाँ आकर तिजोरी खोली होगी? वो सिर्फ ये देखने आए होंगे कि तिजोरी सही तरह से फर्श में फिट हो गई है कि नहीं। कहने के साथ ही सोहनलाल ने पास पहुंचकर हैंडल के एक होल में उंगली डाली और कई पलों तक उंगली से भीतर की टो लेता रहा। फिर पावड़े वाला बैग खोलकर भीतर से तीनों हैंडल बाहर निकालकर उन्हें चेक करने लगा। टॉर्च पावड़े के हाथ में थी। तिजोरी बनाने वाली कंपनी ने यह काम बुरा किया कि जब तक हैंडल फिट नहीं होगा, कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा, पावड़े बोला। कंपनी बेवकूफ नहीं है। सुरक्षा के पक्के इंतजाम नहीं होंगे तो उनका माल भी नहीं बिकेगा। कहने के साथ ही सोहनलाल एक हैंडल लिए तिजोरी के पास पहुंचा
और उसके सिरे को होल में डालने की कोशिश की, परंतु वो बाहर ही रुक गया। सोहनलाल ने देखा कि एक तरफ से कोना उभरा हुआ है, तभी वो की होल के भीतर नहीं जा रहा। सोहनलाल ने बैग में से रेती निकाली और उभरा हुआ कोना घिसने लगा। मैं करूं? पावड़े बोला। तेरे को समझ में नहीं है, ये काम मुझे ही करना होगा। सोहनलाल तेजी से अपना काम कर रहा था। वो कोना घिसने में घंटा भर लग गया। इस तरह तो काफी वक्त लग जाएगा, विक्की पावड़े ने कहा। ये काम ही ऐसा है। सोहनलाल ने होल में हैंडल डालने की चेष्टा की। थोड़ा सा भीतर जाकर वो पुनः अटक गया। सोहनलाल ने महसूस किया कि वो किधर से अटक रहा है, फिर रेती से उधर से घिसने लगा। इस तरह सोहनलाल बिना रुके अपने काम में व्यस्त रहा। 2 बजे तब जब वो हैंडल होल में चला गया। ऐसा होते ही सोहनलाल ने हैंडल को दाएं बाएं घुमाने की चेष्टा की, परंतु वह किसी भी तरफ नहीं घुमा। भीतर चला गया, पावड़े कह उठा। काम हो सकता है। इसे दाएं बाएं भी घूमना चाहिए था। वो क्यों? होल के भीतर लीवर है। हैंडल उस लीवर को थोड़ा सा घुमाएगा तो कॉम्बिनेशन के लीवरों पर जोर पड़ेगा, तब वो एक सार हो जाएंगे और फिर कॉम्बिनेशन काम करने लगेगा। ऐसा होता है। हैंडल लगाने या निकालने का यही मतलब है। हैंडल से तस्वीरों को राह पर लाया जाता है। हैंडल से लीवरों को राह पर लाया जाता है कि कॉम्बिनेशन काम करे, और जब तक तिजोरी बंद की जाए तो हैंडल तभी बाहर निकलता है। जब लीवर को एक दिशा में घुमाया जाता है, इससे कॉम्बिनेशन के लीवरों की राह अलग अलग हो जाती है और फिर कॉम्बिनेशन काम करना बंद कर देता है। समझा? तो क्या ये हैंडल भीतर जाकर घूम नहीं रहा? नहीं। भीतर जाने किस तरह की गरारी है, उसे समझ पाना आसान नहीं है। दूसरा हैंडल लगाना होगा। सोनलाल इसी तरह व्यस्तता से लगा रहा। वक्त सरकने लगा। सुबह के 5 बजे तक 2 हैंडल ही लगाकर देखे जा सके। हैंडलों को रेती से घीसने में ही सारा वक्त लग गया। तीसरा हैंडल चेक करना बाकी था कि विक्की पावड़े उत्साहीन स्वर में कह उठा। 5 बज गए हैं, दिन निकलने वाला है, हमें यहां से चल देना चाहिए। अभी अभी तीसरा हैंडल चेक करना? तब तो दिन निकल आएगा। यहां से निकलते हुए हमें कोई भी देख सकता है। मैं काम बीच में नहीं छोड़ सकता। सोहनलाल ने तीसरा हैंडल उठाते हुए कहा। बात को समझने की कोशिश करो। किसी ने हमें यहां से निकलते देख लिया तो काम खराब हो सकता है। काम तो खराब होता मुझे लग रहा है, क्योंकि हैंडल ठीक से फिट नहीं हो रहा। विक्की पावड़े होंठ भींच कर रह गया। तुम यहां से निकल लो, सोहनलाल ने कहा। मैं? हाँ, फालतू का सामान ले लो। ये दोनों हैंडल बैग में डाल लेना। मैं काम पूरा करके बाहर आऊंगा। तुम बाहर ही कहीं टिके रहना, मैं आने से पहले तुम्हें फोन करूंगा। सोहनलाल बोला। तुम्हारा काम कब खत्म होगा? 1-2 घंटे लग सकते हैं। तब तक तो हर तरफ भरपूर दिन की रोशनी फैली होगी। पावड़े हैंडलों को उठाकर बैग में रखता बोला। मैं यहां से बाहर जा रहा हूँ, बाहर ही रहूंगा। आने से पहले मुझे फोन करके पूछ लेना कि रास्ता साफ है कि नहीं। ठीक है। पावड़े बैग उठाए चला गया। सोहनलाल टॉर्च की रोशनी में अपने काम में लगा रहा। तीसरा हैंडल पहले वाले हैंडलों की अपेक्षा ज्यादा भीतर गया, परंतु घुमा वो भी नहीं। इसी काम में लगे सुबह के 8 बज गए। सोहनलाल हिसाब लगाने लगा कि हैंडलों में क्या क्या कमी हो सकती है। काफी सोचा उसने। उसके दिमाग ने कई तरह के रास्ते सुझाए, फिर सामान समेटकर बैग में डाला। वो आज फिर अलग तरह के हैंडल बनाना चाहता था, लेकिन आज ज्यादा वक्त नहीं लगना था लोहार के पास, क्योंकि जो 3 हैंडल उसके पास तैयार थे उन्हीं के मुंह को बदलना था कि वो भीतर जाकर भीतर की गरारी से टच कर सके, उसे घुमा सके। सोहनलाल का इरादा आज रात फिर यहां आकर हैंडलों को चेक करने का था। सोहनलाल ने विक्की पावड़े को फोन किया। बोल, पावड़े की आवाज आई। बाहर है? हाँ। तू आ रहा है? सब ठीक है तो बाहर आऊं? ठीक ही लगता है। वो हैंडल लगा? आज रात हम फिर आएंगे। नए हैंडल तैयार करवाएगा? इन्हीं में से कुछ फेरबदल करनी होगी। तब भी बात नहीं बनी तो हमें काम ही छोड़ना पड़ेगा। सत्यानाश।
सुबह सुबह इतनी बुरी बात क्यों कहता है? तेरा कहना सच हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं बाहर आ रहा हूं। अगला दृश्य। शाम 4 बजे सोहनलाल लोहार के साथ शाम 4 बजे तक लोहार शाम 4 बजे तक सोहनलाल लोहार के साथ व्यस्त था कि विक्की पावड़े का फोन आया। विनय बरूटा से पता लगा है कि कल सुबह सामान तिजोरी में रखा जाएगा, उधर से पावड़े ने कहा। कल सुबह? कितने बजे? सुबह 9 से पहले सामान तिजोरी में पहुंच जाएगा, पावड़े ने बताया। सोहनलाल की तरफ से आवाज नहीं आई। तू क्या कर रहा है? लोहार के पास हूं। रात को फिर जाना है ना वहां? हाँ, आज जल्दी जाएंगे, 10 बजे तक भीतर मिलेंगे। तब तो सड़क पर ट्रैफिक बहुत होता है। हमने पीछे की सर्विस लेन से भीतर जाना है, मुझे वहां ज्यादा वक्त चाहिए। ठीक है, 9:30 बजे हम वहीं मिलेंगे जहां तू कार खड़ी करता है। मेरी कार भी ठीक हो गई है। लेट मत होना, कहकर सोहनलाल ने फोन बंद कर दिया। नींद से उसकी आंखें भारी हो रही थी। घंटा भर लोहार के यहाँ ही चादर बिछाकर सोया था सोहनलाल। तब लोहार उसका बताया काम करता रहा था। कल सुबह तिजोरी में 15-20 अरब के हीरे रख दिए जाएंगे। सोहनलाल समझ नहीं पा रहा था कि तिजोरी को खोल पाएगा कि नहीं। जब तक हैंडल घुमाकर भीतर से लीवर को टच नहीं कर जाता जब तक हैंडल घूम कर भीतर से लीवर को टच नहीं कर जाता, लीवर को घुमाकर अन्य लीवरों को आपस में जोड़ नहीं देता, तब तक कॉम्बिनेशन नंबर काम नहीं करने थे। बात सिर्फ कॉम्बिनेशन नंबर की होती, कम ज्यादा वक्त लगाकर काम पूरा किया जा सकता था, परंतु हैंडल का काम करना जरूरी था, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता था। अगला दृश्य। रात के 10:30 बज रहे थे। सोहनलाल और विक्की पावड़े शोभा नारायण दास बुटीक के भीतर तिजोरी वाले कमरे में पहुंच चुके थे। टॉर्च की तेज रोशनी तिजोरी पर पड़ रही थी। पावड़े ने टॉर्च थाम रखी थी। पावड़े का जोश ठंडा पड़ा हुआ था। वो इस शंका में फंसा था कि काम हो पाएगा कि नहीं। व्याकुलता उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। तू परेशान क्यों है? सोहनलाल ने बैग से एक हैंडल निकालते हुए कहा। ये काम हो पाएगा कि नहीं, इसी बात से परेशान है। क्या ये बात परेशानी वाली नहीं है? कोई परेशानी नहीं, काम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं हुआ तो ना सही। ये 1500 करोड़ की दौलत का मामला है सोहनलाल, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। तिजोरी नहीं खुलेगी तो छोड़ना ही पड़ेगा। कभी कभी तो दिल में कुछ और ही आता है। क्या? कल सुबह वो लोग सारी दौलत के साथ यहाँ आएंगे। हम यहीं छुप जाते हैं, साइलेंसर लगी रिवॉल्वरों का इंतजाम कर लेते हैं और सुबह उन्हें शूट करके दौलत ले चलते हैं। सोहनलाल ने तीखी नजरों से पावड़े को देखा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा पावड़े? कर नहीं रहा, बस सोच रहा हूं। सोचेगा भी नहीं। इस काम में तू मेरे साथ जुड़ चुका है। खून कत्ल करने की सोचना भी मत। पावड़े होंठ भींचे रहा। सारी दौलत उन लोगों ने कहाँ रखी हुई है? सोहनलाल ने पूछा। उनके पास दौलत नहीं है। कल सुबह किसी तट से उन्हें डिलीवरी मिलेगी, जिसे लेकर वो सीधा यहाँ आ जाएंगे। वैसे दौलत यहाँ पहुंचे कुछ दिन हो चुके हैं। जैसे कि जैम डिमोरा के इशारे पर जिसे कि जैम डिमोरा के इशारे पर कहीं सुरक्षित रखा हुआ है कि पहले तिजोरी को ठीक से फिट कर लिया जाए। जैम डिमोरा हर काम में सतर्कता बरत रहा है। ये बातें तेरे को विनय बरूटा से पता चली? हाँ। वो भी नहीं जानता कि दौलत कहाँ रखी हुई है? मेरे ख्याल में नहीं जानता। अगर पहले से पता होता कि जैम डिमोरा ने हिंदुस्तान में दौलत कहाँ रखी है, तब तो देवराज चौहान से काम लिया। डकैती मास्टर देवराज चौहान? तेरे तो उससे अच्छे संबंध है। विक्की पावड़े कह उठा। तू सब जानता है, लेकिन इस काम में देवराज चौहान की जरूरत नहीं। तिजोरी खुल जाने की जरूरत है। किसी तरह खोलो इसे। सोहनलाल हैंडल थामे अपने काम में जुट गया। विक्की पावड़े ने सतर्कता से टॉर्च की रोशनी सोहनलाल के कामों पर रखी।
सोहनलाल ने होल में हैंडल का सिरा डाला, जो कि पूरी तरह भीतर जाकर बीच रास्ते में फंस गया। मिनट भर सोहनलाल हैंडल के सिरे के भीतर फंसने की वजह महसूस करता रहा। फिर हैंडल बाहर निकालकर बैठकर रेती से एक तरफ का हिस्सा घिसने लगा। घिसे जाने की तीखी किंतु मध्यम सी आवाज उभर रही थी। जानता है मैं क्या सोच रहा हूं? टॉर्च थामे पावड़े कह उठा। उल्टी बात मत सोचना। सीधी सोच रहा हूं कि अगर हम ये सब करने में कामयाब हो गए तो जैम डिमोरा अपना सिर पकड़ लेगा, पागल हो जाएगा। मीठे सपने मत ले, काम में व्यस्त सोहनलाल बोला। अगर हम कामयाब हो गए तो जैम डिमोरा हमारी तलाश में जमीन आसमान। हमारी तलाश में? पावड़े के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। वो हमें क्यों ढूंढेगा? उसी का किसी को भी उसे क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये काम हमने किया है। काम पूरा हुआ नहीं कि हम गायब। जैम डिमोरा को हमारी हवा भी नहीं लगनी। पुलिस के पास तो जाने से रहा। उसकी सारी दौलत चोर कमाई की है। हमारे तो मजे ही मजे हैं। इतने ज्यादा मजे अच्छे नहीं होते। इतनी बड़ी दौलत पास में होगी तो मेरे ख्याल में तू जैम डिमोरा जैसे इंसान को पागल या बेवकूफ समझ रहा है। तूने ही बताया कि वो ड्रग्स का तस्कर है। हांगकांग पुलिस उसके पीछे है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में वो ड्रग्स सप्लाई करता रहा है जीवन भर। ऐसा इंसान अपनी 1,500 की दौलत को यूं ही नहीं जाने देगा। वो हमारे बारे में जानने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। एक चोर को ये बात कभी नहीं पसंद आती कि उसकी दौलत दूसरा चोर ले जाए। मेरे ख्याल में वो हमें ढूंढ लेगा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, पावड़े ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर तू जैम डिमोरा होता तो इतनी दौलत चले जाने के बाद तू क्या करता? विक्की पावड़े ने दांत भींच लिए, कहा कुछ नहीं। सोहनलाल ने रेती रखी और हैंडल उठाकर खड़ा हो गया। उसे पुनः होल में डाला। इस बार हैंडल आसानी से पूरा भीतर चला गया। सोहनलाल ने हैंडल को पहले दाएं घुमाया फिर बाएं, परंतु वह नहीं घुमा। सोहनलाल ने कई बार कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। सोहनलाल ने हैंडल निकालकर, काम नहीं बना? पावड़े मरे स्वर में बोला। इससे तो नहीं, दूसरा हैंडल लगाकर देखता हूं। सोहनलाल ने बैग से दूसरा हैंडल निकाला। इसका सिरा पहले वाले हैंडल से अलग था। उसे होल में डालने की चेष्टा की तो वो भी अटका। सोहनलाल उसे भी रेती से घिसने लगा। मुझे तो ये काम कठिन लगता है। विक्की पावड़े का स्वर ढीला था। ये नई तकनीक की तिजोरी है और बहुत सोच समझ कर तैयार की गई है। इसकी कीमत भी ज्यादा होगी, क्योंकि सच में ये सुरक्षा की गारंटी है। हैंडल नहीं तो तिजोरी नहीं खुलेगी। आप हैंडल को मीलों दूर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इस तिजोरी के बारे में कंपनी कहती है कि ये उस कछुए के खोल की तरह है जिसके भीतर कछुआ छिप जाता है और खोल का कुछ नहीं बिगड़ता। यानी कि तिजोरी के भीतर की दौलत सुरक्षित रहेगी, अगर पास में हैंडल नहीं तो। भाड़ में गई ऐसी कंपनी, पावड़े कड़वे स्वर में कह उठा। सोहनलाल मुस्कुराकर रह गया। वक्त बीतता रहा, कोशिशें जारी रही सोहनलाल की। रात 2:50 बजे सोहनलाल को सफलता मिली। हैंडल होल में डालकर घुमाया तो वो घूम गया। सोहनलाल का दिल जोरों से धड़का। उसने हैंडल को बाहर खींचा तो वो फंसा रहा। जब उसे वापस खींच कर घुमाकर खींचा तो वो बाहर आ गया। सोहनलाल ने पुनः हैंडल को होल में डालकर दाईं तरफ घुमाया तो वो घूम गया। सब कुछ अच्छी तरह चेक किया सोहनलाल ने, फिर पलटकर गंभीर निगाहों से पावड़े को देखकर कह उठा। काम बन गया पावड़े। सच? विक्की पावड़े का अविश्वास में फंसा स्वर कांपा। 100% सच। हैंडल तिजोरी में लग गया। अब कॉम्बिनेशन नंबर को तोड़ना है। अभी? अभी कॉम्बिनेशन को चेक करेगा? चेक करने में क्या हर्ज है? थोड़ा वक्त इस पर भी लगाकर देखता हूं कि ये नंबर कैसे काम करते हैं। तू सच में कमाल का है सोहनलाल। मुझे शुरू से ही तुझ पर भरोसा था कि तू ये काम कर लेगा। एकाएक पावड़े की आंखों में चमक उठी। तेरी उंगलियों में जादू है। अब मुझे भरोसा हो गया कि हम सफल हो जाएंगे। अभी राह बहुत कठिन है,
ये 5 नंबरों वाला कॉम्बिनेशन है, इसे खोलना आसान नहीं होगा। क्या पता कौन से 5 नंबर किस क्रम में तिजोरी के लॉक में सेट किए गए हैं। सोहनलाल कदम आगे बढ़ाकर कॉम्बिनेशन नंबरों की चक्री के पास जा पहुंचा और उसे गौर से देखने लगा। ये कैसे पता चलेगा कि जो हैंडल लगा वो ठीक से लगा है? पावड़े ने पूछा। सोहनलाल ने नंबरों वाली चक्री के बीच लगा बटन दबा दिया। ऐसा करते ही उस बटन के बीच में लाल रोशनी जल उठी। ये क्या? यह इस बात का इशारा है कि लीवर सर्किट ठीक से काम कर रहा है। अब कॉम्बिनेशन नंबर मिलाया जा सकता है। यह बात मैंने नेट पर कंपनी की साइट पर पढ़ी थी। सोहनलाल की निगाह चक्री पर थी। पर पर कॉम्बिनेशन नंबर का कैसे पता चलेगा कि? नंबर नहीं पता चल सकता, कॉम्बिनेशन नंबरों के सर्किट को तोड़ना होगा। कहने के साथ ही सोहनलाल नंबरों वाली उस 3 इंच के व्यास की चक्री में व्यस्त हो गया। करीब 20 मिनट उसमें व्यस्त रहा। पावड़े के हाथ में थमी टॉर्च की रोशनी वहां पड़ रही थी। फिर सोहनलाल वहां से हटता हुआ कह उठा, ये काम भी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन सिस्टम सामान्य ढंग का है, इसमें 2 घंटे का वक्त लगेगा। मतलब कि तुम इस तिजोरी को खोल लोगे? विक्की पावड़े का स्वर खुशी से भरा हुआ था। आसानी से, सोहनलाल बोला। अब हमें यहां से निकलना है। यहां मैंने रेती से लोहा घिसा है, नीचे से अच्छी तरह से साफ कर दो। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ कोई आया था। इसके साथ ही सोहनलाल वहां पड़ा अपना सामान बैगों में डालने लगा। टॉर्च की रोशनी बिखरे सामानों पर पड़ रही थी। सोहनलाल ने होल में फंसा हैंडल निकाला तो कॉम्बिनेशन नंबरों के बीच जलती स्विच की लाइट बंद हो गई। विक्की पावड़े खुश था कि सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। तुम्हें सुबह यहाँ नजर रखनी है कि वो लोग दौलत रखने यहाँ आते हैं या नहीं, सोहनलाल बोला। दोपहर 3 बजे हम मराठा मंदिर के बाहर मिलेंगे और बात करेंगे कि आगे कैसे कब काम करना है। मैं पिछली रात भी नहीं सोया। अब सिर्फ लंबी नींद लेना चाहता हूँ। मतलब कि काम की जो भी बात होगी कल 3 बजे ही होगी। अगला दृश्य। सुबह के 7:30 बज रहे थे जब शोभा नारायण दास बुटीक के सामने सफेद रंग की मीडियम साइज की वैन रुकी और उसके पीछे काले रंग की टाटा सफारी गाड़ी भी रुक गई। वैन और टाटा सफारी के दरवाजे खुले और कुल 8 आदमी बाहर निकले, जिनमें राणे ग्रोवर, ओमी खुराम और अज्जू मोरेकर भी थे। उनमें से 2 शटर के पास पहुंचे और उसे उसके ताले खोलने लगे। 4 वैन के आसपास का जायजा ले रहे थे, परंतु ये सुबह भी अन्य सुबहों की तरह उन्हें सामान्य दिख रही थी। सड़क पर से ट्रैफिक अपनी रफ्तार से निकल रहा था। देखते ही देखते दो में से एक ने शटर पूरा ऊपर उठा दिया। वैन के पास खड़े चारों की नजरें मिली। फिर उन्होंने कुछ हटकर खड़े दोनों को देखा। दोनों पास पहुंचकर बोले, सब ठीक है, सूटकेस भीतर ले चलो। उनकी निगाह खुले शटर की तरफ उठी। शटर खोलने वाले दोनों व्यक्ति भीतर बुटीक में जा चुके थे। वो लोग वैन के पास शांत से खड़े थे। 3 मिनट बाद बुटीक में गए दोनों में से एक व्यक्ति बाहर आया और अपना सिर हिलाकर सब ठीक है का इशारा कर दिया। फिर फौरन ही वैन का पिछला दरवाजा खोला गया। सामने काले लेदर के चमकते 3 सूटकेस पड़े थे। एक आदमी वैन में पहुंच गया और सूटकेस को धकेलकर बाहर की तरफ करने लगा। कुछ बाहर वालों ने हाथ बढ़ाकर सूटकेस को खींचा। वो बाहर की तरफ आ गया। सूटकेस भारी था। दो ने सूटकेस को दाएं बाएं से पकड़कर संभाला और खुले शटर की तरफ लेते चले गए। इस तरह एक एक करके मात्र 4 मिनटों में तीनों सूटकेस और वो 6 लोग भीतर चले गए। 2 मिनट बाद ही एक व्यक्ति बाहर निकला और टाटा सफारी में से काले रंग का छोटा सा ब्रीफकेस निकालकर वापस खुले शटर में प्रवेश कर गया। खुले शटर के पास भीतर की तरफ 2 लोग पहरे के रूप में खड़े थे। ब्रीफकेस ले जाने वाला भीतर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचा। वहां तीनों सूटकेस मौजूद थे और 6 लोग मौजूद थे। वो लोग आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। ब्रीफकेस वाले ने ब्रीफकेस खोला और उसमें से खूबसूरत हैंडल निकाला और आगे बढ़कर उसे होल में फंसाया और दाईं तरफ को घुमाया तो इंच भर घूमकर रुक गया। उसने हैंडल को वहीं पर फंसा छोड़ा और पलट कर एक को इशारा किया। वो व्यक्ति तिजोरी की तरफ बढ़ता कह उठा, मैं नंबर मिलाने जा रहा हूं, कोई इस तरफ ना देखे। उसके कहने की देर थी कि सबने पलटी मार ली, परंतु राणे ग्रोवर के मस्तिष्क में उथल पुथल मची थी। उसे अच्छी तरह से याद था कि परसों जाते वक्त कॉम्बिनेशन के एक नंबर को
ऊपर की तरफ देखा था, परंतु इस वक्त 9 नंबर ऊपर था। ये कैसे हो सकता था? इसका मतलब स्पष्ट था कि उनके जाने के बाद कोई यहां आया, पर कौन? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। वो 2 कदम दूर खड़े ओमी खुराम के पास जा पहुंचा। ओमी खुराम ने रानी ग्रोवर को देखा। चेहरों के भावों को देखते देखते ही कह उठा, क्या बात है? मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जाने के बाद पीछे से यहाँ कोई आया था। रानी ग्रोवर धीमे स्वर में कह उठा। और आने वाले ने तिजोरी के कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ की है, शायद तिजोरी खोलने का प्रयास किया है। ओमी खुराम की आंखें सिकुड़ी। इस यकीन की वजह? परसों जाते वक्त मैंने कॉम्बिनेशन चक्री का 1 नंबर ऊपर देखा था, परंतु अब 9 नंबर ऊपर है। ओमी खुराम की नजरें रानी ग्रोवर पर टिकी रही। वो बोला, अगर तुम्हारी बात का यकीन करूं तो यही कहूंगा कि वो चोर ना समझ है। उसे पता नहीं होगा कि हैंडल लगे बिना कॉम्बिनेशन नंबर काम नहीं करता, मतलब कि वो किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकता। परसों भी मैंने कहा था कि हमारे पीछे से कोई यहाँ आया है, क्योंकि तब मैंने, याद है मुझे, तो कुछ ज्यादा ही बारीकी से इन बातें नोट करता है। यहीं से वहम की शुरुआत होती है। तुम मुझे पागल करार देने की कोशिश में हो। मैंने ऐसा नहीं कहा राणे, मैं तो, मेरी बात कभी झूठ निकली? रानी ग्रोवर ने तीखे स्वर में कहा। तुम्हें मेरी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने तुम्हारी बात का अविश्वास नहीं किया। सच में कोई हमारे पीछे से यहाँ आता है, रानी ग्रोवर ने दृढ़ स्वर में कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सफल नहीं हो सकता। उम्मी खुराम के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। सवाल तो ये पैदा होता है कि हम सारा काम गुपचुप कर रहे हैं, ऐसे में कोई यहाँ तक कैसे पहुंच गया? क्या उसे पता है कि तिजोरी में दौलत रखी जाने वाली है, या फिर वो यूं ही इत्तेफाक से ट्राई कर? तभी एक आवाज आई, तिजोरी में शेल्फें हैं, सूटकेस कैसे भीतर रखे जाएंगे? रानी ग्रोवर और ओमी खुराम तेजी से तिजोरी की तरफ बढ़े। अलमारी के साइज की तिजोरी का बड़ा सा पल्ला खुला पड़ा था। भीतर अलमारी की ही तरह खाने बने हुए थे। सबसे नीचे बक्से जैसा बंद लॉकर दिख रहा था, जिसके ऊपर कॉम्बिनेशन नंबर की प्लेट लगी थी। अलमारी जैसी तिजोरी 3 फुट गहरी थी। सबकी निगाह तिजोरी पर टिकी हुई थी। अज्जू मोरेकर करीब पहुंचकर तिजोरी के खुले पल्ले को हाथ लगाकर देखने लगा। भीतर तो खाने बने हुए हैं, सूटकेस इसमें कैसे रखे जा सकते हैं? तिजोरी खोलने वाले ने कहा। आसानी से, अज्जू मोरेकर बोला। ये खाने फिक्स नहीं होंगे। कहने के साथ ही वो एक खाने को चेक करने लगा। एक अन्य आदमी भी पास पहुंच गया। दोनों ने आसानी से खाने की फिक्स शीट को सावधानी से खींचकर बाहर निकाला। वो काफी भारी थी। ये ठीक है, अन्य व्यक्ति बोला। वो शीट एक तरफ रख दी गई और बाकी खानों को हटाने का प्रयास किया जाने लगा। 20 मिनट में तिजोरी के सारे खाने बाहर निकाल लिए गए। सिर्फ नीचे का छोटा सा लॉकर अपनी जगह मौजूद था, क्योंकि वो फिक्स था। और अब भीतर इतनी खाली जगह हो चुकी थी कि उस जैसे 5 सूटकेस भीतर रखे जा सकते थे। फिर सूटकेस भीतर रख दिए। अभी 2-3 सूटकेस और आ सकते हैं। नहीं, अभी 2-3 सूटकेस और आ सकते थे। सबने एक दूसरे को देखा। ठीक है दोस्तों, जिसके अधीन हैंडल था वो व्यक्ति बोला। क्या अब मैं इसे बंद कर दूं? सब ठीक है, बंद कर दो, दूसरे ने कहा। उसने तिजोरी का दरवाजा बंद करके उसे देखा, जो कॉम्बिनेशन नंबर जानता था। ऐसे में वो व्यक्ति आगे बढ़ा और एक बार कॉम्बिनेशन के नंबरों को हिला दिया। उसके बाद हैंडल को बाहर निकाल लिया। तिजोरी को चेक किया गया, वो लॉक्ड थी। काम हो गया, अब हमें चलना चाहिए, एक ने कहा। रानी ग्रोवर ने आगे बढ़कर तिजोरी चेक की। वो ठीक से बंद थी। मैं तुम लोगों की राय जानना चाहता हूं, रानी ग्रोवर बोला। क्या तिजोरी को अकेला छोड़ना ठीक होगा? जैम डिमोरा का यही आदेश है, एक ने कहा। माना कि यही आदेश है, पर क्या तिजोरी को अकेले छोड़ना ठीक होगा? रानी ग्रोवर पुनः बोला। जैम डिमोरा अगर ऐसा करना ठीक समझता है तो हमें क्या एतराज होगा? दूसरे ने कहा। जैम डिमोरा का सोचना गलत भी तो हो सकता है। तुम क्या कहना चाहते हो कि तिजोरी को अकेला छोड़ा तो कोई गड़बड़ हो जाएगी?
ओमी खुराम और अज्जू मोरेकर की नजरें मिली। चंद पल चुप रहकर रानी ग्रोवर ने कहा, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा। मेरा तो कहना है कि तिजोरी में बहुत बड़ी दौलत रखी जा चुकी है। बेशक तिजोरी बहुत सुरक्षित है, कोई इसे खोल नहीं सकता, परंतु मेरी राय है कि सुरक्षा के नाते इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। सबकी नजरें आपस में मिली। चंद पल चुप्पी रही। हम जैम डिमोरा के आदेश का पालन कर रहे हैं। हमें जैसा कहा गया हम वैसा ही कर रहे हैं। तो क्या हमारा अपना कोई विचार नहीं है? जैम डिमोरा इस वक्त हांगकांग में है। मेरे ख्याल में अगर वो यहाँ होता तो मेरी बात से जरूर सहमत होता कि 2-3 लोगों को तिजोरी के पास रहना चाहिए। तिजोरी को कोई खतरा नहीं है, एक ने कहा। यह बहुत सुरक्षित है, कोई भी इसे खोल नहीं सकता। रानी ग्रोवर ने जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाई। कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं तिजोरी के पास रहना चाहता हूं। जैम डिमोरा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा मन कहता है कि मैं इसे अकेला न छोड़ूं। सुरक्षा के नाते मैं इसके पास रहना चाहता हूं, रानी ग्रोवर बोला। तुम्हें जैम डिमोरा से इजाजत लेनी होगी तिजोरी के पास रहने के लिए। अवश्य, मैं जैम डिमोरा से बात कर लूंगा। क्या मेरे साथ कोई और भी यहाँ रहना चाहेगा? कोई कुछ नहीं बोला। रानी ग्रोवर ने खुर्राम और मोरेकर को देखा। वो भी खामोशी से रानी ग्रोवर को ही देख रहे थे। तुम दोनों तो मेरे साथ रह सकते हो, रानी ग्रोवर ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तो तुम्हें भी यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, ओमी खुराम शांत स्वर में बोला। तभी अज्जू मोरेकर कह उठा, अगर जैम डिमोरा इजाजत देता है तो मैं रानी के साथ रहूंगा यहाँ। मैं अभी जैम डिमोरा से बात करता हूँ, रानी ग्रोवर ने फोन निकालते हुए कहा। जैम डिमोरा ने हमारे तिजोरी के पास रहने में ऐतराज नहीं किया तो हमें कुछ खाने पीने का सामान लाना होगा, अज्जू मोरेकर ने कहा। रानी ग्रोवर नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। रानी का दिमाग खराब हो गया है, ओमी खुराम होंठों ही होंठों में कह बड़बड़ा उठा। अगला दृश्य। 3 बजे का मिलने का टाइम था। सोहनलाल वक्त पर पहुंच गया था, परंतु विक्की पावड़े 4 बजे पहुंचा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन खुद को सामान्य दिखाने का प्रयत्न कर रहा था। 1 घंटा लेट हो गया तू, सोहनलाल बोला। सुबह के बाद तूने कॉल रिसीव नहीं की, बेल जाती रही। विनय बरूटा के पास था, पावड़े बोला। माल तिजोरी में रखा गया? हाँ, सुबह 9 बजे तक ये काम हो गया। तेरे को फोन पर यह बात बतानी चाहिए थी। बोला तो मैं व्यस्त था विनय बरूटा के साथ, समय नहीं मिला। कोई नई बात? नहीं, कुछ नया नहीं है। सोनलाल की निगाह विक्की पावड़े पर थी। तो कुछ परेशानी में दिख रहा है? नहीं, विक्की पावड़े ने सोहनलाल की आंखों में देखा। मैं परेशान नहीं हूं, तू है पावड़े। मैं काम को लेकर परेशान हूं कि सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए। कब करने की सोच रहा है ये काम? रात को ही निपटा देते हैं। रात को? विक्की पावड़े कुछ सतर्क दिखने लगा। तेरा प्रोग्राम क्या है? माल सूटकेसों में है? सूटकेसों में ही है। वो निकालने कैसे हैं बाहर? भारी हैं? हाँ, एक सूटकेस 2 आदमी उठा रहे थे, पावड़े ने कहा। मैं तब बुटीक पर नजर रखे था जब वो सूटकेस लेकर आई। मैंने रघु को ये कहकर रोक रखा है कि वो अपने घर पर रहे, उससे कुछ काम पड़ सकता है। तो तुम रघु को इस काम में लेने की सोच रहे हो? सोहनलाल विचार भरे स्वर में बोला। हमें विश्वासी बंदा चाहिए, वो हमारा अजमाया हुआ बंदा है। किसी और को इस काम में लेने में दगाबाजी का खतरा है, मोटी दौलत है। प्लान क्या है तेरा? हम शीशे के शोकेस को काटकर भीतर प्रवेश करेंगे। शीशा कटर का मैंने इंतजाम कर रखा है, पावड़े बोला। मैं आसानी से वहां से भीतर जाने का रास्ता बना लूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम 11-12 के बीच भीतर प्रवेश करेंगे। तुमने कहा था कि 2 घंटे में कॉम्बिनेशन सिस्टम को हटा दोगे। 2 के 3 घंटे भी लग जाएं तो परवाह नहीं, हमारे पास बहुत वक्त होगा। सुबह के 5 बजे तक हमें बाहर निकलना है। रघु 2 बजे वैन को शीशों के शोकेस के पास लगा देगा।
जरूरत पड़ी तो सूटकेसों को उठाने के लिए रघु को भी भीतर बुला लेंगे। मेरे ख्याल में काम हो जाएगा। रघु को क्या बताया हम बुटीक के भीतर से क्या उठा रहे हैं? उसे अभी कुछ नहीं पता। ये बातें बतानी है उसे। मेरे ख्याल में उसे असल बात बताने की जरूरत नहीं है। यही कह देंगे कि बुटीक से कीमती सामान उठा रहे हैं। रघु के सामने ऐसा झूठ नहीं चलेगा, सोहनलाल बोला। मैं इस मामले में शामिल हूं तो वो समझ जाएगा कि बात कुछ और है। मेरे ख्याल में रघु से इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाद में बात खुल भी सकती है। जब जैम डिमोरा अपनी दौलत की तलाश में लगेगा, रघु को इस काम की अच्छी रकम दो कि जब उसे सब कुछ मालूम हो तो तब भी उसका मुंह बंद रहे। अच्छी रकम से तुम्हारा मतलब? 10-20 करोड़ तो देना ही। ठीक है, मैं रघु से अभी बात करता हूँ। मेरे ख्याल में उसे 10 करोड़ देना ठीक होगा। अगर बाद में उसे पता चलता है कि मामला कितनी बड़ी दौलत का है तो तब उसे 10 करोड़ और दे देंगे। इतनी दौलत रघु के लिए काफी ज्यादा है। तो अब पक्का हो गया कि हम रात में काम करेंगे? सोहनलाल गंभीर था। हाँ। वैन तैयार है? तैयार ही समझो। इको वैन मेरी नजर में है, जो परसों से एक जगह खड़ी है। रघु से कह दूंगा, वो रात को उसे उठा लेगा। रघु को हर बात अच्छी तरह से समझा देना, मौके पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो मैं सब ठीक कर लूंगा। माल यहां से ले जाना कहाँ है? सोहनलाल ने पूछा। तेरे घर पर तो तेरी पत्नी है। मेरे फ्लैट पर चलेंगे, वहां से वहीं पर माल बांट लेंगे। रघु को अगले दिन का वक्त दे दूंगा कि आकर वो माल ले जाए, या एक सूटकेस खोलकर उसी वक्त उसे अंदाजे से माल दे दूंगा। ये कोई समस्या नहीं है। तो रात को 11 बजे बुटीक के बाहर, फिर वहीं पर मिलेंगे जहां पहले मिलते रहे हैं। अगला दृश्य। विक्की पावड़े रघु से मिला। रघु 38 बरस का सेहतमंद व्यक्ति था। थोड़ा सा पेट निकला हुआ था उसका। वो अपने एक कमरे के घर पर मौजूद था। उसने कहा कि वो उसी का इंतजार कर रहा था। रघु को पावड़े ने रात को करने वाला उसका काम बताया। सब कुछ बताया। नहीं बताया तो ये नहीं बताया कि उन सूट केसों में 15-20 अरब के हीरे जवाहरात मौजूद होंगे। ये जरूर बता दिया कि इस काम के उसे 10 करोड़ मिलेंगे। 10 करोड़ सुनकर रघु उछल पड़ा। इतनी बड़ी रकम की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वो उतावला हो गया कि जल्दी से काम को पूरा कर सकें। 10 करोड़ जितनी बड़ी रकम की चमक उसकी आंखों में स्थायी हो गई थी। इस काम में 2 कत्ल भी हो सकते हैं, पावड़े ने गंभीर स्वर में कहा। 2 की हत्या? परवाह नहीं। 10 करोड़ के लिए 4 कत्ल भी मंजूर हैं। उन 2 को मैं ही मारूंगा, परंतु काम में शामिल होने की वजह से हिस्सेदार तो तू भी बन जाएगा। बोला तो परवाह नहीं। लेकिन ये दोनों लोग हैं कौन जिन्हें? जो माल हमने बुटीक से उठाना है, ये दोनों उसकी पहरेदारी के लिए भीतर ही मौजूद हैं। ओह। ये बात सोहनलाल को नहीं पता? पावड़े ने बताया। ये बात सोहनलाल को नहीं पता है, पावड़े ने बताया। सोहनलाल को तुमने ये बात नहीं बताई? बताता तो वो काम से पीछे हट जाता। किसी की जान ले लेने से वो परहेज करता है। लेकिन जब भीतर जाकर उसे पता लगेगा तो? तब कह दूंगा कि उनके भीतर होने की बात मुझे पता नहीं थी। तब तक उन्हें मार चुका हूंगा। पावड़े गंभीर था। सोहनलाल खुद भी तो देख रहा होगा कि ये सब कुछ अचानक हुआ और उन्हें मारना पड़ा। परंतु वो दोनों तुम लोगों के लिए भी खतरा बन सकते हैं, रघु ने सोच भरे स्वर में कहा। बन तो सकते हैं, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगा, विक्की पावड़े ने सिर हिलाकर कहा। क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि वो भीतर हैं और उनकी हत्या करनी है मैंने। जबकि वो दोनों इस बात से अनजान हैं कि हम रात को भीतर आने वाले हैं। मतलब कि तुम संभाल लोगे उन्हें अच्छी तरह से। कहो तो मैं भी तुम लोगों के साथ भीतर चलूं? पावड़े के सोच चेहरे पर सोच के भाव उभरे। मेरा साथ चलना ज्यादा ठीक रहेगा, रघु फिर बोला। सोहनलाल ऐसे मामले में तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा।
वो झगड़ों में एक्सपर्ट नहीं है, वो सिर्फ तिजोरी के ताले खोलना ही जानता है। भीतर 2 लोग हैं, तुम अकेले हो गए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पावड़े के चेहरे पर सोच के भाव ठहरे हुए थे। मैं इसलिए साथ देना चाहता हूं कि मैं 10 करोड़ खोना नहीं चाहता। उन दोनों से निपटने के बाद मैं बाहर निकल जाऊंगा और वैन को शोकेस के पास ले आऊंगा। मेरा साथ होना तेरे लिए फायदेमंद ही रहेगा। ठीक है, तो साथ ही भीतर चलना रात को। सोहनलाल ने एतराज किया तो उसे समझा लूंगा, कुछ भी कहकर समझा लूंगा। हथियार क्या ले चलूं? मेरे पास रिवॉल्वर वगैरह तो है नहीं, रघु बोला। छुरा ले चलना, लेकिन सोहनलाल को पता न चले कि तेरे पास हथियार है। समझ गया। अगला दृश्य। विक्की पावड़े अपने फ्लैट पर पहुंचा तो शाम के 6 बज रहे थे। वो कुछ थकान सी महसूस कर रहा था। बीती रात नींद नहीं ले पाया था। रात भर सोहनलाल के साथ बुटीक में लगा रहा। सुबह बुटीक की निगरानी की, उसके बाद विनय बरूटा से मिलने चला गया। वहां से फुर्सत मिली तो सोहनलाल से मिला, फिर रघु से। अब अपने फ्लैट पर पहुंचा था। पावड़े ने हिसाब लगाया कि अभी उसके पास 5 घंटे हैं। ऐसे में 2.5 घंटे की नींद तो ले ही सकता है, परंतु नींद लेने से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाहता था। पावड़े ने बोतल निकालकर पैक तैयार किया और सोच भरे अंदाज में छोटे छोटे घूंट लेने लगा। उसने महसूस किया कि वह खुश नहीं है। कारण ढूंढा तो यही सामने आया कि जैम डुमुरा के जो 2 आदमी बुटीक में छिपे मौजूद हैं। उसे उनकी चिंता है कि कहीं रात को उनकी वजह से गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन उसे अपने ऊपर भरोसा था कि वो उन्हें संभाल लेगा। 2 लोगों को शूट कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 15-20 अरब की दौलत मिलने जा रही हो तो। पावड़े ने सोहनलाल के बारे में सोचा। सोहनलाल लाशों को देखकर समस्या खड़ी कर देगा, परंतु सोहनलाल को संभाल लेगा वो। उन 2 लोगों को संभालने में रघु भी उसके साथ होगा। सब ठीक हो जाएगा। परंतु पावड़े के सिर पर इन बातों का बोझ तो आ ही गया था। गिलास खाली करके पावड़े उठा और अलमारी से पिस्टल और साइलेंसर निकाला और साइलेंसर को नाल पर चढ़ाने लगा। पिस्टल के वजन से ही उसने महसूस कर लिया था कि वो लोडेड है। पावड़े रिवॉल्वर को हमेशा लोडेड ही रखता था। उसके बाद उसने एक थैले में से शीशा कटर बाहर निकाला। कल ही इसे खरीदा था और बेहतर किस्म का था, मोटा शीशा काट सकता था। पावड़े ने मोटा शीशा काटने के लिए खास तौर से इस कटर को तलाशा था। इसके अलावा जरूरत का और भी सामान था जो कि खास कुछ नहीं था। इकट्ठा किया और एक बैग में रखा। वो सोच रहा था कि और क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है रात को। अब वो सोना चाहता था, कम से कम 2 घंटे की नींद तो ले ही लेना चाहता था, वरना रात को काम करने में दिक्कत आ जाएगी। मोबाइल पर उसने 2.5 घंटे के बाद का अलार्म अलार्म लगाया और बेड पर लेटते हुए मोबाइल अपने पास ही रख रखा। उन 2 लोगों के अलावा विक्की पावड़े को और कोई समस्या नहीं दिख रही थी। अपने को यही समझा रहा था कि उन दोनों को रघु के साथ मिलकर आसानी से संभाल लेगा। शूट ही तो करना है उन्हें। तभी पावड़े का मोबाइल बज उठा। हेलो, पावड़े ने फोन पर बात की। वो वैन यहां पर नहीं है, रघु की आवाज कानों में पड़ी। इको वैन सफेद रंग की ऑयल शॉप के सामने फुटपाथ पर 2 दिन से चढ़ी पड़ी है। मैं वही हूँ, यहाँ पहुंचा तो नहीं थी। मैंने सुबह 10 बजे भी वहीं खड़ी देखा था उसे, पावड़े उखड़े स्वर में बोला। उसका मालिक उसे ले गया होगा। अब क्या करूं? तूने 10 करोड़ कमाने हैं कि नहीं? जरूर कमाने हैं पावड़े, उधर से रघु ने हंसकर कहा। 10 करोड़ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वैन का इंतजाम कर लूंगा। ऐसी जगह से वैन उठाना जहां वैन के बारे में सुबह से पहले किसी को पता न चले कि वो उठ गई है। सुबह तक हमारा काम खत्म होगा। ठीक है, ये सारी बातें अपने तक ही रखनी है। बात बाहर गई तो बच्चा नहीं हूं मैं जो मुझे समझा रहा है। ठीक 2.5 घंटे बाद मुझे फोन करके उठा देना, मैं नींद लेने जा रहा हूँ, पावड़े ने कहा। 2.5 घंटे बाद? ठीक है, फोन करूंगा। रात 11, पौने 11 तूने वैन के साथ मेरे पास होना है। फोन कर देना, मैं बाहर आ जाऊंगा। याद है मुझे। सोहनलाल कहाँ मिलेगा? 11:15 बुटीक के बाहर मिलेगा। फिर तो मैं 10:30 तेरे पास आ जाऊंगा। रिवॉल्वर लाएगा ना साथ में? पिस्टल है,
साइलेंसर लगा लिया है, सब ठीक रहेगा। तू घबरा तो नहीं रहा? 10 करोड़ मिलने वाला है मुझे, मैं क्यों घबराऊंगा? उधर से रघु ने हंसकर कहा। 2.5 घंटे बाद फोन करके उठा देना, पावड़े ने कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। अगला दृश्य रात के 11:40 शोभा नारायण दास बुटीक के साइड में बने शोकेस के पास मारुति ओमनी खड़ी थी। उसका रंग नीला था। वो सामान लाने ले जाने वाली वैन थी। सिर्फ पीछे से ही उसका दरवाजा खुलता था या फिर आगे के 2 दरवाजे। इस वक्त वैन कुछ इस तरह से शोरूम शोकेस के पास खड़ी थी कि उसकी ओट में खड़े रहकर आसानी से काम किया जा सके और सड़क पर जाते वाहनों से आसानी से छिपा जा सके। इस वक्त यही सब हो रहा था। वैन की ओट में शोकेस के पास विक्की पावड़े और रघु मौजूद थे। सोहनलाल चलती सड़क के उस पार कार को फुटपाथ पर चढ़ाकर दरवाजा बंद किए भीतर बैठा था और उसकी नजर हर तरफ दौड़ रही थी। चेहरे पर शांत भाव थे। वो जानता था कि आसानी से कॉम्बिनेशन नंबर मिला लेगा, तिजोरी खोल लेगा। रघु को सोहनलाल पुराना जानता था। उसे काम में रखने पर, साथ रखने पर सोहनलाल को कोई एतराज नहीं था। शीशा काटकर रास्ता बनाना विक्की पावड़े का काम था। उसका काम तो तिजोरी के पास जाकर शुरू होना था। वो पहले की तरह छत से भी भीतर तक पहुंच सकते थे, परंतु सूटकेसों के साथ वापसी पर समस्या हो जाती। यही वजह थी कि शोकेस से भीतर जाने का रास्ता बनाया जा रहा था कि सूटकेसों को वहीं से शोकेस के रास्ते बाहर लाकर पास खड़ी वैन में रख दिया जाए। पावड़े और रघु अंधेरे में अपने काम में जुटे हुए थे। कभी कभी सड़क पर जाते वाहनों की मध्यम से रोशनी अवश्य शीशों पर पड़ जाती थी। शाम की अपेक्षा अब सड़क पर से जाने वाला ट्रैफिक कुछ कम हो गया था। पावड़े ने अपने साथ लाए बैग में से सामान निकाला, जिसमें कि 6 इंच व्यास के रबड़ के 2 कप थे, जिनके पीछे 1.5 फीट का डंडा फिट था। उन्हें देखते ही रघु कह उठा, ये क्या है? ये रबड़ के कप हैं। इन्हें शीशे के साथ सटाकर दबा दिया जाएगा तो ये पिचक कर शीशे के साथ पूरी तरह चिपक जाते हैं, पावड़े ने समझाने वाले स्वर में बताया। मैंने शीशे का बड़ा सा हिस्सा काटना है। उस पर कुछ कुछ फासले पर ये दोनों कप तुमने चिपका कर रखे होंगे और इनका डंडा तुम्हारे हाथ में होगा। जब शीशे का टुकड़ा कट जाएगा तो वो नीचे ना गिरे, चिपके कपों के द्वारा तुमने उस टुकड़े को संभाल लेना है और उसे आहिस्ता से नीचे रखना है। समझ गया। ये काम सावधानी से करना है, वरना शीशा गिरने टूटने की आवाज हमारा सारा काम बिगाड़ देगी। सड़क पर से जाते लोगों की नजर हम पर पड़ सकती है और फिर भीतर जो 2 लोग हैं वो भी सतर्क हो सकते हैं, पावड़े बोला। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, रघु ने कहा। पावड़े की निगाह शीशे की तरफ उठी। पीछे ओमनी वैन खड़ी थी, वो उसकी ओट में थे। कितना बड़ा टुकड़ा काटोगे शीशे का? इतना कि उसमें से आसानी से भीतर प्रवेश किया जाए। मेरे ख्याल में 2.5 बाई 3 फुट का टुकड़ा तो जरूर होना चाहिए। इतना बड़ा? हाँ, लेकिन इतना बड़ा शीशे का टुकड़ा एक बार में काटना ठीक नहीं होगा। ये मोटा शीशा है, कप शीशे का बोझ संभाल नहीं पाएंगे। 2 बार में ये शीशा काटा जाएगा, आधा आधा करके। पावड़े शीशे पर से नजरें हटाकर बैग से कटर निकालता हुआ कह उठा, वक्त बीत रहा है, हमें तुरंत काम शुरू कर देना होगा। फिर उसने दोनों कपों को उठाकर शीशे के खास हिस्से पर पिचका कर चिपका दिया। उसके पीछे लगे डंडे कुछ लटक से रह गए। इन डंडों को सहारा देकर रखो, नहीं तो ये शीशे पर से कपों की पकड़ को ढीला कर देंगे। रघु ने डंडों को हाथ से थाम लिया। पावड़े ने कटर थामा और फिर अपने काम में जुट गया। 10 मिनट लगे कि 1.25 फुट चौड़ा 1.5 फुट लंबा एक टुकड़ा कट गया, जो कि कपों के साथ चिपका पड़ा था। रघु ने कपों के सहारे शीशे को बाहर खींचा तो पावड़े ने तुरंत शीशे को नीचे थाम कर नीचे दीवार के सहारे सटा दिया। काम खामोशी से हुआ। इस प्रकार पुनः 1.5 फीट लंबा और 1.25 फीट चौड़ा दूसरा टुकड़ा काटा गया। अब 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा शीशे की दीवार में रास्ता बन गया था। इसमें से एक आदमी आसानी से भीतर प्रवेश कर सकता है, रघु बोला। छुरा लाया है ना? पावड़े की आवाज में सख्ती उभरी। हाँ, 8 इंच लंबा है। रघु के दांत भिज गए। 2 लोग भीतर हैं, उन्हें मौका दिए बिना फौरन खत्म कर देना है। उनके पास हथियार जरूर होंगे। रिवॉल्वरें होंगी, मेरे पास पिस्टल है।
उनके वार करने से पहले ही हमने उन पर वार कर देना। चूक मत जाना। मैं 10 करोड़ कमाने जा रहा हूं, कम से कम मैं तो कोई गलती नहीं करूंगा, रघु ने पक्के स्वर में कहा। परंतु सोहनलाल को मैं संभाल लूंगा। उन दोनों की चिंता कर रघु। पावड़े ने सोहनलाल को फोन किया। रास्ता बन गया, मैं भीतर जा रहा हूं। मैं भी आता हूं, सोहनलाल की आवाज आई। तेरे को रघु मिलेगा, कहकर पावड़े ने फोन बंद किया और रघु से कहा, मैं भीतर जा रहा हूं, देख लूं कि वो लोग शोकेस के आसपास तो नहीं है। रघु ने सिर हिलाया। शीशा काटने का सारा सामान वैन में रख देना। कहने के बाद पावड़े कटे शीशे में सरक कर भीतर प्रवेश कर गया। भीतर शोकेस पूरी तरह खाली था। पावड़े इस बात की पूरी कोशिश में था कि उसके द्वारा कोई आहट न उभरे। पावड़े पूरी तरह शोरूम के भीतर पहुंचा और सावधानी से खड़ा होकर दूसरी तरफ से शीशे के पार देखने की चेष्टा की, परंतु भीतर अंधेरा था। पावड़े ने पिस्टल निकाल ली। उस पर साइलेंसर लगा था। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और हाथ से भीतर का शीशा एक तरफ सरकाने लगा। थोड़ी सी चेष्टा के बाद शीशा एक तरफ सरक गया। जरा सी आवाज उभरी थी। शीशा सरकने के बाद शीशा सरकने के बाद फिर सब कुछ शांत हो गया। पावड़े की आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त होती जा रही थी। भीतर उसे किसी तरह की हलचल नहीं दिखी तो आगे बढ़कर पावड़े खुले शोकेस के भीतर फर्श पर आ गया, जो कि मात्र 1 फुट नीचे था शोकेस से। पावड़े सतर्क था कि कैसा भी खतरा आए तो वो संभाल ले, परंतु कोई खतरा नहीं आया। सब ठीक था। उन दोनों में से कोई भी इस तरफ नहीं था। यकीनन वो तिजोरी वाले कमरे में होंगे। शोकेस में मध्यम सी आहट हुई तो पावड़े ने पलटकर शोकेस की तरफ देखा। सोहनलाल कटे शीशे में से सरक कर भीतर आ रहा था। अपना बैग वो पहले ही भीतर सरका चुका था। पावड़े ने होंठ भींचकर रिवॉल्वर थामे बुटीक में अंधेरे में नजरें घुमाई। कोई नहीं दिखा। वो सोहनलाल को नहीं दिखाना चाहता था कि उसके पास पिस्टल है। उसने पिस्टल को जेब में रख लिया, परंतु उसकी पैनी नजर हर तरफ घूम रही थी। मिनट भर बाद ही सोहनलाल शोकेस से निकलकर उसके पास आ पहुंचा। ये रास्ता बढ़िया है, आसान है, सोहनलाल बोला। अगर बाहर से निकलते ट्रैफिक की नजर हम पर नहीं पड़ती तो बढ़िया है, पावड़े ने शांत स्वर में कहा। वैन की ओट होने से किसी की नजर पड़ना आसान नहीं है। पावड़े ने नजर घुमाकर देखा। रघु भीतर आ रहा था कटे शीशे में से। पावड़े वहां नजरें घुमाते मध्यम स्वर में सोहनलाल से बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है। कोई है? सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी। ये कैसे हो सकता है? पावड़े खामोश रहा। तुमने यहाँ किसी को देखा? सोहनलाल ने पूछा। नहीं। कोई आहट सुनी? नहीं। तो तुम्हें कैसे लगता है कि यहाँ कोई है? सोहनलाल के स्वर में अजीब से भाव थे। पता नहीं क्यों, पर जैसे मेरा दिमाग इस तरफ इशारा कर रहा है। विक्की पावड़े का स्वर गंभीर था। ये तुम्हारा वहम है या तुम डर रहे हो? पता नहीं, पावड़े ने कहा। पहले मैं इस जगह को चेक करूंगा। कर लो। आओ, तिजोरी वाले कमरे में जाकर देखते हैं कि। तुम नहीं, मेरे साथ रघु जाएगा। कमाल है, मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है? मैं समझा करो सोहनलाल, तुमने तिजोरी का कॉम्बिनेशन तोड़ना है, तभी तो वो काम पूरा होगा जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचती है तो वो काम बीच में ही रह जाएगा, पावड़ ने समझाने वाले स्वर में बोला। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम्हें यकीन हो कि यहाँ कोई और इंसान पक्का मौजूद है। मैं सतर्कता बरत रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा वहम ही है कि भीतर कोई है, पर मेरे मन में एक बात आई तो। तभी रघु शोकेस से निकलता वहां आ पहुंचा। बहुत आसान है भीतर आना, रघु ने कहा। आसान बनाया गया है, पावड़े ने कहा। सोच समझ कर ये रास्ता तैयार किया है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा रघु। साथ? मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है, पावड़े ने सामान्य स्वर में कहा। अच्छा? कहते हुए रघु ने चोर निगाहों से सोहनलाल की तरफ देखा।
हम दोनों ये सारी जगह चेक करेंगे। सोहनलाल इस मामले से दूर रहेगा क्योंकि इसे तिजोरी खोलनी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ये सब अजीब लग रहा है, सोहनलाल बोला। क्यों? हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और हमें पता है कि रात को यहाँ कोई नहीं होता। फिर अगर पावड़े के मन में कुछ आया है तो इसे देख लेने दो, क्या हर्ज है? रघु बोला। सोहनलाल कुछ नहीं बोला। तुम यहीं रहना, पावड़े सोहनलाल से बोला। फिर रघु के साथ आगे अंधेरे की तरफ बढ़ गया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद पावले ने पिस्टल निकाल कर हाथ में ले ली और रघु ने छुरा निकाल लिया। वहां फैले अंधेरे की वजह से सोहनलाल उनकी ये हरकतें नहीं देख सका। दोनों इस हिस्से से बाहर निकल कर आए और पीछे की तरफ बढ़ने लगे। होशियार रहना रघु, पावड़े फुसफुसाया। हम्म। आगे से बाईं तरफ घूमकर तिजोरी वाला कमरा पड़ा है, वो दोनों उधर हो सकते हैं। दोनों धीमे धीमे सावधानी से आगे बढ़ते रहे। सामने उस कमरे का दरवाजा दिखा जिसमें तिजोरी मौजूद थी। तभी अंधेरे में कदमों की आहटें उभरी और कोई उस दरवाजे से बाहर निकला। रघु आगे था, पीछे 1.5 कदम पीछे विक्की पावड़े था। विक्की पावड़े ने देखा कि कोई बाहर निकला है, परंतु रघु के आगे होने की वजह से फौरन उस पर गोली नहीं चला सकता। लेकिन रघु ने बिना देर किए हाथ में थाम रखे छुरे के साथ उस पर छलांग लगा दी। छुरा उस व्यक्ति के शरीर में धंसता चला गया। पीड़ा भरी करा पावड़े ने सुनी। फिर रघु को और उस व्यक्ति को अंधेरे में गिरते देखा। उस व्यक्ति का सिर फर्श से टकराने की तेज आवाज हो रही। इसके साथ ही वो आदमी शांत पड़ गया। रघु ने उसे हिलाकर देखा, लेकिन वो निश्चल ही रहा। रघु उठ खड़ा हुआ, छुरा उसके शरीर से खींच कर निकाल लिया। तुमने बढ़िया काम किया, पास पहुंचकर पावड़े फुसफुसाया। अभी एक और है, वो कमरे में होगा। दोनों की निगाह दरवाजे पर टिकी हुई थी। पहले मैं भीतर जाता हूं, रघु बोला। नहीं, उसके पास रिवॉल्वर होगी, पावड़े फुसफुसाया। तेरा भीतर जाना ठीक नहीं होगा। यहाँ जो शोर उभरा उसे सुनकर वो बाहर नहीं निकला। हमारे भीतर आने का इंतजार कर रहा होगा वो। क्या पता भीतर कोई हो ही ना। पावड़े ने रघु को अंधेरे में देखा। क्या पता वो किसी और जगह पर हो और ये यहाँ फेरा लगाने आया हो, रघु ने पुनः कहा। शायद ऐसा ही हो। मैं भीतर जाता हूँ, सावधान रहना। साइलेंसर लगी पिस्टल संभाले विक्की पावड़ा आगे बढ़ा और दरवाजे पर जाकर ठिठका। भीतर की आहटें लेने की चेष्टा की, परंतु भीतर से कोई आहट नहीं उभरी। उसे लगा रघु का कहना ठीक था कि भीतर कोई ना हो, दूसरा कहीं और हो। पावड़े बेहद सतर्कता से दबे पांव भीतर प्रवेश करने लगा। चौखट से एक कदम भीतर गया, दूसरा कदम आगे गया। रिवॉल्वर वाला हाथ आगे था। गहरा अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। अंधेरे की वजह से पावड़े मात खा गया। वो कुछ भी समझ नहीं सका और जोरदार ठोकर उसके पिस्टल वाले हाथ पर पड़ी। पिस्टल हाथ से निकलकर फर्श पर कहीं जा गिरी। आगे कुछ भी करने का मौका पावड़े को नहीं मिला। किसी ने उसकी बांह पकड़कर एक तरफ खींचा। पावड़े जोर से लड़खड़ा उठा। तभी कनपट्टी पर रिवॉल्वर की नाल आ सटी। राणे ग्रोवर की गुर्राती धीमी आवाज कान में पड़ी। हिलना मत, वरना शूट कर दूंगा। पावड़े ठगा सा खड़ा रह गया। बाहर तेरे कितने लोग हैं? राणे की कठोर आवाज कानों में पड़ी। एक। तभी बाहर से सतर्क रघु की आवाज आई। क्या हुआ पावड़े, तो ठीक तो है? बोल ठीक हूं, राणे कान में फुसफुसाया। तो ठीक हूं, पावड़े ने जल्दी से कहा। उसे भीतर आने को कह, राणे ने दांत भींच कर कहा। पावड़े चुप रहा। कह, नहीं तो मैं तेरे सिर में गोली मार दूंगा। सच में सब ठीक है? रघु की आवाज आई। मैंने भीतर गड़बड़ वाली आवाजें सुनी। सब ठीक है, विक्की पावड़े ने गहरी सांस लेकर कहा। भीतर आ जा। अगले ही पल कदमों की आहटें उभरी और रघु कमरे के भीतर आ गया। अंधेरे में रघु को कुछ भी ठीक से नहीं दिखा। तू किधर? रघु ने कहना चाहा, तभी स्विच ऑन होने की खट आवाज आई और कमरा रोशन हो गया। वहां की एक एक चीज स्पष्ट नजर आने लगी। राणे ग्रोवर विक्की पावड़े की कनपट्टी से रिवॉल्वर लगाए खड़ा था। पावड़े बेबस सा दिख रहा था, उसका चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। राणे ने दूसरी बाह से पावड़े को गिरफ्त में लिया हुआ था।
पास ही दीवार का स्विच बोर्ड लगा था और उसके पास ही दरवाजा था। एक तरफ वो तिजोरी नजर आ रही थी। कमरे के बीच में रघु छुरा लिए ठगा सा खड़ा था। रोशनी होते ही इन दोनों को देखने लगा। ये क्या है पावड़े? रघु के होंठों से निकला। हिलना मत, राणे गुर्राया। रघु गुर्रा कर रह गया। छुरा फेंक, राणे ग्रोवर ने कठोर स्वर में कहा। परंतु रघु ने छुरा फेंकने की कोई कोशिश नहीं की। पावड़े ने चोर निगाहों से फर्श पर गिरी पिस्टल को देखा। छुरा फेंक दे वरना मैं इसे मार दूंगा। राणे पावड़े की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखे गुर्राया, जबकि रघु इस चक्कर में सोच रहा था कि कैसे हालातों को ठीक कर सके। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। अपने साथी से कह, राणे ने पावड़े से कहा, नहीं तो तू गया। वो मेरी बात कभी नहीं मानता, पावड़े ने होंठ भींच कर कहा। तू मरना चाहता है? राणे के स्वर में खतरनाक भाव उभरे। वो सच में मेरी बात नहीं मानता तो पहले मैं उसे शूट करता हूं। राणे की आवाज से लगा कि वो ऐसे कि वो सच में ऐसा कर देगा। रघु ने उसी वक्त छुरा फर्श पर गिरा दिया। पीछे हट जा, उस दीवार के पास, राणे ने रघु को देखते हुए कहा। रघु पीछे हटकर दीवार के पास पहुंचा। तुम भी दीवार के पास पहुंचो, कहते हुए उसने पावड़े को धक्का दिया। पावड़े लड़खड़ाया और भिजे दांतों से आगे बढ़ने लगा। नजरें नीचे पड़ी अपनी पिस्टल पर थी, परंतु वो 4 कदम दूर थी। उसे लेने की कोशिश करना बेकार था। तब तक उसे राणे ने गोली मार देनी थी। रिवॉल्वर की तरफ मत देखना, सीधे चल, पीछे से राणे ने खतरनाक स्वर में कहा। पावड़े रघु के पास जाकर ठिठका और पलटकर राणे ग्रोवर की मौत की सी नजरों से देखा। राणे ने हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ ही राणे की हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ ही था और चेहरे पर खतरनाक भाव थे। फंस गए, रघु ने धीमे स्वर में कहा। मेरे 10 करोड़ डूबे जा रहे हैं। पावड़े की निगाह एकाएक राणे पर थी। कितने लोग हो तुम? राणे ने शब्दों को चबाते हुए कहा। 2, पावड़े ने कहा। राणे 2 कदम आगे आ गया। चेहरे पर कठोरता ठहरी हुई थी। मेरे साथी के साथ तुमने क्या किया? राणे ने शब्दों को चबाकर बोला। साथी? मेरा साथी अज्जू, जो तुम लोगों के आने से पहले बाहर निकला था। तुम्हारे पीछे दरवाजा है, बाहर झांक कर देख लो, पावड़े बोला। तुम बोलो, राणे गुर्रा उठा। वो बाहर मरा पड़ा है, रघु कह उठा। राणे ग्रोवर की आंखों में खतरनाक भाव उभरे। होंठों से गुर्राहट निकल कर रह गई। फिर बोला, बुरा किया उसे मारकर। तो तुम ही वो लोग हो जो हमारे पीछे से आते रहे, तिजोरी से छेड़छाड़ करते रहे? कैसे पता? मौत आ गई है तुम लोगों की अब, राणे ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। तुम लोग तिजोरी खोलने की कोशिश करते रहे। तो जो भी है, कान खोलकर सुन ले, पावड़े ने कठोर शब्दों में कहा। हमसे पंगा मत ले, हम ठीक लोग नहीं है। अपने साथी की तरह तू भी मरेगा। ये सब तमाशा छोड़ और हमारे रास्ते से हट जा। राणे ग्रोवर के चेहरे पर मौत से भरी मुस्कान उभरी। जानते हो तुम लोगों ने किस मामले में हाथ डाला है? नहीं जानते? मुझे हैरानी है कि तुम लोगों को यहाँ कैसे पता लगा, या ये इत्तेफाक से ही पहुंचे। पता लग गया। तिजोरी से भीतर रखे 3 सूटकेसों का भी पता है। पावड़ा मौके की तलाश में था। फिर तो मैं कह सकता हूं कि ये जानकारी तुम्हें किसी भीतर के आदमी ने ही दी है। कौन है वो? सब कुछ जान लेना चाहते हो? पावड़े कड़वे स्वर में मुस्कुराया। बोलो, किसने जानकारी दी तुम्हें? तभी पावड़े ने दरवाजे की तरफ हरकत होती देखी। राणे ग्रोवर की उधर पीठ थी, परंतु पावड़े ने दरवाजे की तरफ नहीं देखा कि राणे को शक ना हो। इतना तो वो समझ गया कि दरवाजे पर सोहनलाल है। रघु ने भी समझदारी से काम लिया। अपने मन के भावों को छिपाने के लिए अपने हाथों को देखने लगा। किसने जानकारी दी, ये तुम्हें नहीं बताऊंगा। सब कुछ बताओगे? मैं अभी फोन करके अपने लोगों को बुलाने जा रहा हूं। उसके बाद तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। वैसे भी तुम लोगों की कोशिश बेकार रहती, क्योंकि ये तिजोरी खुलने वाली नहीं है, राणे ने तीखे स्वर में कहा और जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाला।
यही वो वक्त था कि दरवाजे पर सोहनलाल खड़ा दिखा। उसके हाथ में तिजोरी का हैंडल था, जो कि 3-4 किलो जितना भारी था। दरवाजे से वो दबे पांव भीतर आता रानी ग्रोवर की तरफ बढ़ने लगा। हमने तिजोरी खोल ली थी। पावड़े ने राणे को बातों में व्यस्त रखा कि पीछे से आते सोहनलाल का एहसास न हो सके। बकवास, राणे गुर्राया। तिजोरी खुल नहीं सकती। तुम कहो तो अभी खोल कर दिखा दें? पावड़े मुस्कुराया। राणे ने पावड़े को गहरी निगाहों से देखा। खोलोगे? राणे के दांत भिज गए। 10 मिनट में इस तिजोरी को खोलना मेरे लिए मामूली बात। यही वो पल था कि राणे को अपने पीछे आहट महसूस हुई। सोहनलाल उसके पीछे आ चुका था। राणे ने पलटना चाहा कि तभी उसके कंधे पर हैंडल का बेहद जोरों का वार हुआ। राणे के होंठों से पीड़ा भरी चीख निकली और साथ ही हाथों से रिवॉल्वर और मोबाइल निकलकर नीचे जा गिरे। कंधों को थामे राणे नीचे बैठता चला गया। तब तक पावड़े फुर्ती से नीचे गिरी अपनी रिवॉल्वर उठा चुका था। रघु ने राणे की रिवॉल्वर उठाकर जेब में रखी और अपना छुरा उठा लिया। तुमने बहुत बढ़िया किया सोहनलाल, वरना यह हरामी तो हमें बचने का मौका ही नहीं दे रहा था, पावड़े ने मुस्कुराकर कहा। सोहनलाल पावड़े को घूर रहा था। रघु छुरा थामे राणे के सिर पर खड़ा हो गया। राणे ने अभी तक कंधा थाम रखा था, चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। वो बारी बारी से सबको देख रहा था। दरवाजे के बाहर लाश पड़ी है, सोहनलाल ने कठोर स्वर में कहा। तुमने उसे मार दिया? रघु ने मारा। ना मारता तो वो हमें मार। बकवास बंद कर पावड़े। क्या मतलब? पावड़े ने सोहनलाल को देखा। तू अपने साथ साइलेंसर लगी रिवॉल्वर लेकर आया, जो तेरे हाथ में है। रघु छुरा लेकर आया, मेरे को बहाने से पीछे छोड़ दिया। तुम जानते थे कि भीतर दो आदमी हैं, तभी ये सारी तैयारी करके आए। तुमने दिन में ही इन दोनों को बुटीक में रहते देख लिया था। झूठ मत कहना, मेरे लिए इतना ही बहुत है सब कुछ समझने के लिए। सोहनलाल गुस्से में था। चल ऐसा ही सही, तू ही बता मैंने क्या गलत किया। हालातों पर किसी तरह काबू तो पाना ही था। इतनी बड़ी दौलत छोड़ भी तो नहीं सकते थे। अब सब कुछ ठीक हो गया, अब हम तिजोरी खोल सकते हैं। रघु को भी तू ऐन मौके पर साथ ले आया कि इन दोनों को संभालने में तेरी सहायता करेगा। सब कुछ मान तो लिया मैंने। पावड़े ने गहरी सांस ली। बात खत्म, काम शुरू करते हैं। मैं तिजोरी नहीं खोलूंगा, सोहनलाल ने इंकार में सिर हिलाते हुए कहा। क्या? पावड़े सकपका उठा। हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन क्यों? सोहनलाल भाई ये तू क्या कह रहा है? रघु कह उठा। हमने कितनी मेहनत की है और तू। जहां खून खराबा हो जाए वहां मैं काम नहीं करता, सोहनलाल ने दृढ़ स्वर में कहा। उल्टी बात मत बोल, पावड़े ने कहा। उसे मारना जरूरी था, नहीं तो हमारी लाश। निकलो यहां से, सोहनलाल बोल। पागल मत बन, काम कर, तिजोरी खोल। उसमें बहुत बड़ी दौलत पड़ी है। पावड़े का स्वर तीखा हो गया। पावड़े तू भी जानता है कि मैं खून खराबे से दूर रहता। ये तो मजबूरी थी कि। कोई मजबूरी नहीं थी। तेरे को पहले से ही पता था कि अंदर दो लोग मौजूद हैं। हम ये काम छोड़ सकते थे। ये सारी गड़बड़ तेरी वजह से। इतनी बड़ी दौलत पाने में एक को मरना पड़ा तो कौन सी बड़ी बात होगी। ये सब तो चलता ही रहता है। तेरे को पता है ना कि देवराज चौहान मेरा दोस्त है। तो वो किसी को दोस्त नहीं बनाता, परंतु मेरे को बनाया उसने, क्योंकि उसे मेरी आदतें पसंद है। मुझ पर विश्वास करता है वो। जब उसे पता चलेगा कि तिजोरी खोलने के लिए एक की हत्या की हम लोगों ने, तो वो मेरे से दोस्ती नहीं करेगा। तो तेरे को उसकी दोस्ती की चिंता है? पावड़े का स्वर तीखा हो गया। मैं तुझे अपनी आदतों के बारे में बता रहा। पता है तेरी आदतों का। फिर तूने ये काम क्यों किया? इतनी बड़ी दौलत को मैं छोड़ नहीं सकता। वक्त खराब मत कर, तिजोरी खोल जल्दी से। कभी नहीं, सोहनलाल ने पक्के स्वर में कहा। पावड़े सोहनलाल को घूरता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला। क्या मैं तेरा दोस्त नहीं सोहनलाल? है, पर तूने गलत काम किया। मेरे से धोखेबाजी की। मुझे नहीं बताया कि भीतर दो लोग हैं, सोहनलाल ने कहा। इसलिए नहीं बताया कि सुनकर तू पीछे हट जाता। वो तो अब भी हट रहा हूं। मुझे भरोसा है कि तेरे को समझा लूंगा। मैं नहीं समझने वाला तेरी बात। जहां खून खराबा हो वहां मैं काम नहीं करता। रानी ग्रोवर बारी बारी सबको देख रहा था। तू तो भाव खाने लगा। पावड़े के माथे पर बल पड़ गए।
सोहनलाल चेहरे पर गंभीरता समेटे खामोश रहा। यहां से चले जाओ, रानी ग्रोवर कह उठा। तुम लोगों ने बहुत खतरनाक आदमी से पंगा ले लिया है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चुप कर जा साले, पावड़े गुर्रा उठा। हम जानते हैं डैम डिमोरा को, सॉरी जैम डिमोरा को। ओह, पता है, फिर भी उसका माल लूटने। पावड़े, चुरा थामे रानी ग्रोवर के पास खड़ा रघु बोला। इसके जिंदा रहने की क्या जरूरत है? खामखा मुझे पहरेदारी करनी पड़ रही है, ऊपर से ये बोल भी रहा है। पहले से दिमाग हुआ खराब हुआ पड़ा है। साफ कर दूं इस हरामी को? कर दे, पावड़े ने होंठ भींच कर कहा। ठहरो, सोहनलाल घबरा कर बोला। ये क्या कर रहे हो? एक को मार चुके हो, अब दूसरे की जान लोगे? तेरे को एतराज क्यों है? मुझे यहां से चले जाने दो, उसके बाद जो मन में आए वही। जाने की बात मत कर, तेरे को तिजोरी खोलनी है। पावड़े ने कठोर निगाहों से सोहनलाल को देखा। उसके बाद चले जाना। फिर पावड़े ने रघु से कहा, साफ कर दो इसे, इसकी जरूरत नहीं है। रुको रुको, सोहनलाल ने जल्दी से कहा। इसे मत मार पावड़े, मैं तिजोरी खोल देता हूँ। क्या? इसे नहीं मारेगा तो मैं तिजोरी खोल दूंगा। पावड़े ने होंठ सिकोड़कर सोहनलाल को देखा, फिर राणे को। उसके बाद सिर हिलाकर बोला, ठीक है, मंजूर की तेरी बात, पर तू जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। तिजोरी खोल, पहले ही बहुत वक्त खराब हो गया है, पावड़े ने कहा। सोहनलाल दरवाजे के बाहर रखा बैग उठा लाया, हैंडल लिया और तिजोरी के पास जा पहुंचा। पावड़े सोहनलाल के पास जा पहुंचा। देखा, रघु राणे से कह उठा। सोहनलाल को तेरी कितनी चिंता है। मैं उसे नहीं जानता। वो भी तेरे को नहीं जानता, पर उसे पसंद नहीं कि किसी को मारा जाए, रघु ने हंसकर कहा। इस काम को यहीं रोक दो, जैम डिमोरा तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, राणे बोला। ये जैम डिमोरा कौन है? मैं नहीं जानता, रघु ने कहा। वो क्या सच में खतरनाक है? राणे ग्रोवर होंठ भींच कर रह गया। सोहनलाल हॉल में की हैंडल फंसाकर घुमा चुका था। सोहनलाल होल में हैंडल फंसाकर घुमा चुका था और अब कॉम्बिनेशन नंबर को मिलाने की चेष्टा में लग गया। बेचैन सा पावड़े पास ही टहल रहा था, बार बार काम में जुटे सोहनलाल को देख रहा था। जल्दी कर, पावड़े कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मार के बोला। 2 बज रहे हैं। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से अपने काम पर लगा रहा। तेरे को पूरा हिस्सा दूंगा सोहनलाल, पावड़े मुस्कुराकर बोला। हम दोस्त हैं। मैंने कुछ नहीं लेना, काम में व्यस्त सोहनलाल ने कहा। हिस्सा नहीं लेना? ये क्या कहता है तू? पावड़े कह उठा। मैं अपने को इस काम से अलग रखना चाहता हूँ। अलग कैसे रख सकता है? पावड़े ने सिर हिलाकर कहा। तू तो पूरी तरह से साथ है। हिस्सा नहीं लूंगा तो उसे अलग ही हो जाना माना जाएगा। खून खराबे से पैदा की दौलत मैं नहीं कमाता, तेरे को ये बात पता है। मुझे दौलत की बहुत जरूरत है, पावड़े गहरी सांस लेकर बोला। तेरे को भी अब अपना हिस्सा ले लेना चाहिए, क्योंकि ये 15-20 अरब के हीरे जवाहरात हैं। सारे मैं ले लूंगा तो क्या करूंगा इतनी ज्यादा बड़ी दौलत का? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरी मर्जी, अभी फैसला करने में बहुत वक्त है। जल्दी से तिजोरी खोल, पावड़े बेचैन स्वर में कह उठा। तो चलिए दोस्तों, मैंने भी सोचा कि इस दृश्य को पूरा कर ही दें, फिर ही करते हैं बात। तो सिचुएशन काफी गंभीर हो गई है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि विनय बरूटा को ना पता है, और ये आदमी विनय बरूटा के लिए काम कर रहा है। ये जो पावड़े है, यानी इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये विनय बरूटा से मिल रही थी इसे। और अब खास तौर पे ये जो 2 आदमियों के अंदर रहने वाली बात, मतलब हो सकता है जब वो लोग 6 लोग अंदर आए थे, 6 ही आए थे ना कि 8 आए थे? 8 लोग आए थे, सॉरी। उसमें से 2 बाहर नहीं गए तो ठीक है, इसे पता लग आदमी पीछे रह गए। हम्म, वहां से आइडिया हुआ हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन फिर भी
इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन की आज सुबह आ रहा है, कल सुबह आ रहा है, सूटकेस में आ रहा है, ये सब चीजें मुझे लग रहा है विनय बरूटा को मालूम है, और वो जानबूझ के इससे करवा रहा है क्योंकि सोहनलाल ताले तिजोरियां खोल लेता है। खैर, इस कहानी में दो चीज, मतलब किसी भी टेक्स्ट को पढ़ के, किसी भी लिखे हुए को पढ़कर कहीं भी कुछ ना कुछ शिक्षा आदमी को मिलती ही है। हालांकि ये बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन फिर भी, और खास तौर पर जैसे जैसे हमने पढ़ा है कि अगर आदमी कोई जासूसी कहानियां पढ़ता रहे तो उसका दिमाग वैसे ही सोचने लग जाता है। और शायद इसीलिए अनिल मोहन जी अंत में अ, डकैती को उतना सेलिब्रेट नहीं करते, कि इतना पैसा मिल गया, वाह वाह वाह, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए। खैर, लेकिन साथ ही अब जैसे यहाँ पर कितनी छोटी सी बारीक ऑब्जर्वेशन की बात बताई गई थी कि वो कहता है कि मैंने चक्री को 1 नंबर पर किया हुआ था और अब घूमी हुई है ये चक्री। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन होती हैं जो आदमी को ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब वैसे ही जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसके लिए, हर जगह। यानी जैसे कोई आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, वो गाड़ी कैसे खड़ी हुई है उससे आइडिया लग जाता है कि ये गाड़ी कौन है, किसकी हो सकती है, कैसे आई हुई है, एंड ऑल दोज थिंग्स। या फिर मान लीजिए आप कमरे से या घर से बाहर जा रहे हैं, और आपको कैसे पता चलेगा बिना सीसीटीवी के कि जब आप गए और आपके वापस आने के बीच में क्या ये दरवाजा खुला था। उस तरह के बहुत सारे ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिनसे ये बातें पता लग जाती हैं, और इसी तरह की किताबें पढ़कर ही पता लगती हैं वो। तो कॉमन मैन के लिए बहुत कुछ सीखने का होता है ऐसी चीजों में। यू नेवर नो कब कौन सी चीज काम आ जाए। जरूरी नहीं है कि हर बात को आपको, मेरा मतलब, सीख के ही रखना है, बट पता हो कि ये इंफॉर्मेशन इस तरह काम में आ सकती है तो जीवन में कहीं काम आ ही जाती है। अच्छा, इसमें एक और बात थी। एक तो इसमें मुझे ना साफ, मैंने आप लोगों को शायद पहले ही बताया होगा कि मोस्टली जो है ना, जब 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 राइटर्स बड़े हो जाते हैं, राइटर मतलब फिर वो कहानीकार हों या शायरी वायरी करने वाले हों, और भी फील्ड्स में होता होगा, क्योंकि इसका एक मेरे पास जीवंत उदाहरण है। और पहले मुझे नहीं भरोसा था, जब तक मैं खुद ये कॉपी राइटिंग नहीं करने लगा था तब तक मुझे नहीं पता था। तो होता क्या है ना, हमारा एक दोस्त था, वो जो था, मतलब है अभी भी, लेकिन होता ना कि जब आप काम करने लगते हैं तो आप अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। और वैसे भी वो चूंकि बॉम्बे चला गया था, मुंबई, तो वहीं उसका जीवन व्यस्त हो गया। उस आदमी का, वो शायरी करता था। सो उसे, जो अपने गुलजार साहब हैं, मिस्टर संपूरन सिंह, इन्होंने एम्प्लॉय कर लिया था। एंड ही टोल्ड अस कि उनके पास 4-5 लोग हैं ऐसे, और वो क्या करने के लिए हैं, वो इसी तरह की लिखावटें करने के लिए होते हैं। यानी मान लीजिए उन्होंने कोई गाना लिखना है तो जरूरी नहीं है कि वो सारा गाना गुलजार साहब का लिखा हुआ हो। वो किसी और की लिखावट हो जिसको थोड़ा सा ठोक पीट कर गुलजार साहब ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, यहाँ से ये मात्रा हटा दी और वहां वो मात्रा लगा दी, या यही शब्द हटाकर वो शब्द लाद लगा दिया और शेर को वजनी बना दिया, या कुछ इस तरह करके। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी आप लोगों ने जब जब सुना होगा तो 2 सेंटेंसेस के अंदर, यानी एक बात हो रही है, और बात होते होते पहले कहा गया कि उसने जाकर पिस्टल चेक की, और अगले सेंटेंस में कहा गया रिवॉल्वर लोडेड था। अब ये जो है, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी कभी ऐसी गलती नहीं करता।
यानी अनिल मोहन जी जैसा तजुर्बेकार आदमी इस तरह की गलती नहीं करेगा। डेफिनेटली कोई किसी आदमी का दूसरे का लिखा हुआ है जिसको यू नो फिट किया गया है यहाँ, क्योंकि पिस्टल और रिवॉल्वर दो अलग अलग चीजें होती हैं। और इस तरह के इतना लंबा लिखने के बाद ये गलती करना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती। का को की लिख देना, थे को ये लिख देना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। पिस्टल को रिवॉल्वर लिख देना लिखारी की, लिखने वाले की कमी है। खैर, तो ये मुझे थोड़ा समझ में आया। उसके बाद जो बात मुझे समझ में अच्छी लगी सुनने में, वो थी कछुए का खोल। वो जो कछुए के खोल की बात बताई इन्होंने कि जैसे कछुआ अपने खोल में छिप जाता है, ऐसे ही तिजोरी बन जाती है। हालांकि माना कि कछुए का खोल वाकई बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन अब जब हम सब ने डिस्कवरी चैनल इतनी बारी देखा है, तो हमें ठीक से पता है कि जब वो, आप लोगों ने हो सकता है देखा हो नेशनल ज्योग्राफिक में, या आजकल तो यूट्यूब पे भी हैं बहुत, जैसे वो जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, जंगली कुत्ते टाइप, सियार वियार जो होते हैं, या भेड़िए वेड़िए जो होते हैं। एक और होता है उनके हाइना। ठीक है, तो हाइनास जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन्हें पता होता है कि ये ऊपर से नहीं हमें, हम कुछ कर सकते इसको। अब मगरमच्छ तो क्या करता है, मगरमच्छ चूंकि उसका जबड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, वो तो कहते हैं कि मेरे ख्याल से 600 psi का उसका प्रेशर होता है जबड़े का। उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है कछुआ, लेकिन हाइना वाइना के लिए तो है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको पलट लेते हैं। अब जो पलटते हैं, तो वहां से सारा उसकी पूरी की पूरी वीकनेस जो है वो सामने आ जाती है। तो इस तिजोरी की भी कोई ना कोई, हर एक चीज की होती है, कोई भी चीज 100% नहीं होती। खैर चलिए, अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पर। आप सब दोस्तों के बहुत से कमेंट्स आए, और मुझे लगा कि यार उत्तर देने की बजाय पहले मैं ना, जब रिकॉर्डिंग करूंगा तभी उत्तर दूंगा। तो मैं, हालांकि एक लॉट को मैंने आंसर कर दिया था, लेकिन अब मैं जितने भी कमेंट्स आएंगे उनको अगले एपिसोड को रिकॉर्ड करने के बाद ही उत्तर दूंगा, ताकि मैं आप सबके नाम भी पढ़ सकूं, आपको पर्सनली धन्यवाद कर सकूं। तो चलते हैं। गौरव कुमार पटेल हैं या पटले हैं शायद, वो कह रहे हैं भैया धन्यवाद, ये कहानी मैं पढ़ चुका हूँ, आपकी आवाज में सुना, अच्छा लगा, धन्यवाद भाई। इसके आगे का पार्ट नहीं पढ़ा है। हांगकांग में डकैती, उसे उसका इंतजार कर रहा हूँ। गौरव भाई आ रही है, ये कहानी दोनों भागों में है, इसे खत्म करते ही आगे पहुंच जाएंगे। विजय भाई कह रहे हैं बहुत बढ़िया उपन्यास है, वेरी गुड, धन्यवाद विजय भाई। शैलेंद्र भाई ने गुलाब का फूल और नाइस भेजा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई। अदिति वर्मा जी ने कहा है इस तरह की अच्छा, ये वो मुद्रा राक्षस के ऊपर कह रहे हैं, इस तरह की साहित्यिक कृति मुझे बहुत पसंद है, चाहे हिस्टोरिकल हो या माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजी। शुद्ध हिंदी भाषा शैली कभी कभी अत्यंत क्लिष्ट हो जाती है, परंतु रुचिकर है। सेलिकुस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया था, मोटे तौर पर इसका सारांश पहले पढ़ा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी, आपने इसमें रुचि दिखाई, अच्छा लगा जानकर। इस तरह के विषयों में कम ही लोगों का इंटरेस्ट होता है, कोई बात नहीं, तभी मैंने उसे दूसरी साइड में रखा हुआ है। और हाँ, ये बात आपने सही कही, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया था, और उसी को लेकर तो आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर ये कहावतें थी ना, कि जब बिंदुसार को राजा बनाने की बात आई थी, तो चाणक्य का वो है कि विदेशी माता से उत्पन्न पुत्र जो है वो, और खैर वो बहुत बारी यूज हुआ है, नेहरू जी ने भी यूज किया है उसी सेंटेंस को। तो हाँ, हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था, ताकि, और ये सब चाणक्य की उन नीतियों का पहले होता था ना, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, ताकि राजा जो है वो उससे सतत युद्ध में ना रहे, क्योंकि युद्ध जो है बहुत खर्चीला अफेयर होता है राजा के लिए। आजकल भी
चलिए आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र जी ने लिखा हुआ है गुड, थैंक यू शैलेंद्र जी। विजय भाई ने सेकंड कमेंट दिया हुआ है, धन्यवाद विजय भाई। जब जब तक देवराज चांद की एंट्री नहीं होती तब तक मजा नहीं आएगा, सही कहा। मुझे भी कल लगा था, लेकिन आप देख लीजिए तीसरा भाग हो गया और इसमें केवल दो, 3 पार्ट में 2 बारी देवराज चौहान का नाम लिया गया है केवल। तो आएगा, मुझे लगता है अपना भाई आएगा, आएगा। वाह बहुत खूब, अजय राजपूत जी कह रहे हैं आप स्टोरी पर काफी मेहनत करते हैं। धन्यवाद अजय जी। मेहनत रुचि होती है, आप उसे मेहनत भी कह सकते हैं। अब बिना नो इंटरेस्ट लिए कुछ भी। और वैसे भी जब मैंने कहा कि ये नाटक के रूप में है, कहीं भी कहानी के रूप में अवेलेबल ही नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रूपांतरण मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो भी नाटक के रूप में लिखा हुआ है। उसे कहानी मैं बनाऊंगा, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हुसैन साहब लिख रहे हैं कि वेरी गुड सर, प्लीज अपलोड जेम्स हेडली चेज नॉवेल्स इन हिंदी। ठीक है हुसैन साहब, आपका सुझाव नोट कर लिया गया है। जेम्स हेडली चेज को भी हम जैसे मैंने सुनील का डाला था ऐसे ही साइड में कहीं रिकॉर्ड करके और फिर एक ही बारी में झटके से डाल दूंगा, ताकि ये वाली कंटिन्यूटी जो है ये देवराज चौहान की रहेगी। अजय राजपूत जी ने थम्स अप और पार्टी एंड लाल वाला दिल भेजा है, आपको भी अजय राजपूत जी धन्यवाद। बारिक खलीम जी कहते हैं नाइस, थैंक यू। रंजीत सिंह कहते हैं रंजीत सिंह राजपूत फ्रॉम पंजाब, गुरु का गुरु। आपने वोट दे दिया होगा रंजीत सिंह जी, और जैसा मैंने कहा जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो आगे आ जाएगी कहानी। अभी तक मैं देखूं एक मिनट, किस किस को अभी तक गुरु को टोटल वोट 59 मिले हुए हैं, और 59 का 59% जो है वो आप समझो कि गुरु का गुरु को आया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि करीब 35 लोग गुरु का गुरु की तरफ हैं, तो लगता है गुरु का गुरु अगली कहानी बन जाएगी। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। मलिक जी ने भी गुरु का गुरु लिखा हुआ है, धन्यवाद मलिक जी। मलिक जी और रंजीत जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वोट कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ आपने लिख दिया है, ये तो मैं यहाँ से उठाकर केवल अपनी लिस्ट में डालता हूँ, उसके आगे वहां पर वोट अगर नहीं किया होगा तो जाएगी नहीं कहानी। कृष्णा बहन का कमेंट है बहुत बहुत धन्यवाद डकैती का जादूगर शुरू कर देने के लिए, अच्छी लग रही है, आगे देवराज चांद कब आएगा देखिए। जी हाँ, हम भी देवराज चांद की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3 भाग हो गए अभी तक नहीं आया है, आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीव कुमार जी कहते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद संजीव जी। बज स्टूडियो, सुनील और विमल ऑलरेडी एक साथ आ चुके, हाँ हाँ, सुनील और विमल एक साथ आ चुके हैं। वो एक कहानी है, मैंने भी सुनी हुई है, शायद वो कहानी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरा तात्पर्य था सुनील और सुधीर का, क्योंकि वो दोनों, क्योंकि हुआ क्या कि, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा कि अब जब भी ये सारे के सारे, कोई भी सुरेंद्र मोहन पाठक जी का कोई भी नॉवल मेरे पास नया नहीं मेरे हाथ लगा था कभी, हमेशा सेकंड हैंड नॉवल लेते थे हम। अच्छा, वो सेकंड हैंड नॉवल जो होते थे वो पहले से ही उधड़ चुके होते थे, यानी कम से कम पहला पेज जो है वो तो इधर उधर से उसका कुछ का कुछ हो गया होता था। उसको पढ़ने, पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तो पता चला यार ये, अच्छा कहाँ से पता चला मुझे मुझे जो ध्यान में आया, हम्म, सुधीर जो है वो डनहिल सिगरेट पीता है, और ये सुनील जो है ये लकी स्ट्राइक पीता है। और लकी स्ट्राइक मैंने तो कभी नहीं जीवन में देखी, लेकिन डनहिल देखी थी, और वो डनहिल जो है वो बहुत महंगी आती थी, और आम दुकानों पर होती भी नहीं थी। तो वहां से मुझे लगा कि यार ये तो 2 लोग हैं, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि एक है, और एक मुझे
उसकी वो रिसेप्शनिस्ट है रेणु, और रजनी जो है वो उसकी सेक्रेटरी है उस पर। फिर बाद में धीरे धीरे नोटिस करते गए तो पता चला कि लिखावट में थोड़ा सा फर्क है। सुनील वाला थोड़ा शांत होता है और सुधीर वाला थोड़ा ग्लैमरस टाइप होता है। खैर, पर हाँ, ये आपका पॉइंट अच्छा था कि सुनील और विमल एक साथ आए हुए हैं। धन्यवाद इस जानकारी को देने के लिए भी। गुरमीत चांद जी लिखते हैं, वेरी नाइस, थैंक यू गुरमीत चांद जी। कृष्णा बहन ने सेकंड पार्ट के लिए लिखा है, कहानी तो अच्छी है लेकिन देवराज चांद का अभी तक पता नहीं है, 2 एपिसोड हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, जब तक देवराज चांद नहीं आता कहानी में मजा कम आ रहा है। तो कृष्णा बहन, मुझे लग रहा है ये वाला 1 घंटा भी आपका ऐसे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देवराज चौहान आया नहीं, लेकिन उसका जिक्र आ गया, कोई बात नहीं। गौरव जी कह रहे हैं, सही सही कहा भैया आपने, अनिल मोहन जी के उपन्यासों में कुछ कुछ किरदारों की गलतियां नजर आती हैं। मैं देवराज सीरीज के हर उपन्यास पढ़ चुका हूँ, और जैसा आपने कहा है, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। सही कहा आपने, कुछ कुछ गलती कह भी सकते हैं, अब जैसे ये पिस्टल और रिवॉल्वर की गलती। खैर, धन्यवाद गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। प्रीति मिश्रा जी कह रहे हैं, एक्सीलेंट सर, थैंक यू प्रीति जी। उम्मीद है इतने ही कमेंट्स है जो मेरे पास अभी आए हैं। तो अगर किसी भाई का कमेंट का मैंने जिक्र ना किया हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि जब मैं उत्तर दे देता हूँ ना, तो वो गायब हो जाते हैं यहाँ से, इसलिए मैंने अभी इनको रोके रखा था ताकि मैं उत्तर ना दूं, और उससे फिर आपका नाम भी लिया जा सके। तो आप कमेंट अवश्य करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके कहानी। तो अगली बार भी जब आप कमेंट करेंगे तो मैं इसी तरह उत्तर दूंगा। उम्मीद है इस तरह आपको पसंद आएगा। हो सकता है आपके 5-10 मिनट थोड़े ज़्यादा लग जाएं, लेकिन उसका कहानी पर 1 घंटे की कहानी आपको अवश्य सुनाऊंगा। बाकी के ये जो वार्तालाप होगा वो 1 घंटे के बाद ही होगा, इस तरफ निश्चिंत रहें, कहानी की कीमत पर नहीं होगा ये वार्तालाप, ठीक है। तो चलिए, आपके कमेंट्स मैंने सब पढ़ दिए, मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कोई नया कमेंट आया हो तो, और नहीं तो फिर हम सारे कमेंट्स हो गए। अब उम्मीद है कि आप लोगों को आने वाली कहानी अच्छी लगेगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।